Hi, and welcome everyone to the foundation channel of फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आप लोग का मैथमेटिक्स मेंटोर स्लैश इस बार आप लोग बता दो यारो। ठीक है, और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जो आप लोगों की हेवी डिमांड थी। भाई साहब कमेंट्स भर गए हैं कि सर मेंसुरेशन पढ़ा दो, सर मेंसुरेशन पढ़ा दो, एग्जाम में आने वाला है हमारे। तो बस आ गए हैं, आप लोग की बात कैसे टाल सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेंसुरेशन से। स्टार्ट खत्म नहीं करेंगे क्या आज? कहने का मतलब क्या यार, मेंसुरेशन ना काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8th और 9th और 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो एक बार इस तरीके से समझ लिया जाए कि बस 9th और 10th में ज्यादा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। कहने का मतलब ये कि मेंसुरेशन चैप्टर को हम लोग 2 वीडियोस में खत्म करेंगे, 2 पार्ट में खत्म करेंगे। आज है पार्ट नंबर 1। लिख दें क्या? यहां पे मैं लिख देता हूं व्हाइट कलर से कि दिस इज योर पार्ट नंबर 1, क्योंकि भाई बड़ा चैप्टर है, एकदम तगड़े तरीके से समझना जरूरी है। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 1 कवर करेंगे, देखेंगे पार्ट 1 में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में जाने से पहले मैं एक बात पूछना चाहता था आप लोगों से। मतलब मैं घर पे बैठा हुआ था, सोच रहा था कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, क्लास 8 के हैं सब लोग। तो मैं क्या करता था क्लास 8 में, मुझे मेरे दिन याद आ गए। सबसे पहले तो एक जेन्युइन बात बोलता हूं, मैं ना रट्टू पोपट था, मैं चीजों को बस रटता था, इमेजिन नहीं करता था मैथ्स में। लेकिन मैं आप लोगों को इमेजिन करवाऊंगा तो आप लोगों को करना भी है इमेजिन। दूसरी चीज मैं आप लोगों से जेन्युइनली मतलब दिल से ये बात पूछना चाहता था कि आप लोग अपना टाइम पढ़ाई के अलावा कहाँ स्पेंड करते हो, मतलब आप लोग की हॉबीज क्या है। क्योंकि हमारे जमाने तो ऐसा लग रहा है मैं बूढ़ा हो गया। नहीं भाई, बूढ़ा नहीं हुआ मैं ना। ठीक है, तो मेरे समय पे मेरे पास फोन नहीं था क्लास 8 में, तो मैं ना बस खेलता रहता था क्योंकि मुझे खेलना बहुत पसंद है। आज भी मुझे खेलना बहुत पसंद है। अब तो उतना टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन हाँ अभी भी खेलता हूँ, एकदम तगड़े से खेलता हूँ। तो मैं उस समय खेलता था, तो मुझे ये जानना था कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग की हॉबीज क्या है। ठीक है, फोन तो कम ही चलाते होगे मेरे ख्याल से, आई होप। ठीक है, चलो यार ज्यादा बकवास नहीं करते, टेबल ऑफ कंटेंट पे आ जाते हैं और बात करते हैं कि आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं पार्ट नंबर 1 में। पार्ट नंबर 1 में हम लोग 7 तक चीजें डिस्कस कर लेंगे, 7 पॉइंट्स तक। बताते हैं क्या। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मेंसुरेशन चैप्टर का मतलब क्या है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं मेंसुरेशन का मतलब क्या है, तो आप लोग बोलोगे अरे कुछ सरफेस एरिया से रिलेटेड, कुछ क्यूबॉइड से रिलेटेड। हाँ वो सही है, लेकिन एक्चुअल में मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है वो मैं आप लोग को समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि 2D और 3D फिगर्स का मतलब क्या होता है। कुछ बच्चे ऑलरेडी समझ गए होंगे, सर 2D मतलब ये, 3D मतलब ये। ठीक है, जिनको नहीं पता उन लोग के लिए ये है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे पेरीमीटर एरिया जैसी चीज जो आप लोग रट लेते हो, वो होता क्या है, आता कहां से। बेस है ये मेंसुरेशन का, एकदम बेस। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज पाई। अरे पाई देखे हो ना, पाई, अरे खाने वाले की बात नहीं कर रहा। पाई पाई 22/7 3.14, वो सर्कल में कुछ आता है, वो आया कहां से, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एरिया ऑफ अ जनरल क्वाड्रिलैटरल क्या होता है। जनरल क्वाड्रिलैटरल मतलब क्या? अरे भैया वो पढ़े थे, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स वाले चैप्टर में पढ़े हो गए, आपके क्लास 8 का ही चैप्टर है। क्या क्वाड्रिलैटरल होता क्या है, उसके एरिया की बात करेंगे, उसके एरिया के फॉर्मूलेज देखेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, उसके बाद 7th पॉइंट में लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिपेजियम के एरिया के बारे में, रोम्बस के एरिया के बारे में और कुछ पॉलीगॉन्स के एरिया के बारे में। मेरे ख्याल से पॉलीगॉन्स तो आप लोग को पता ही होगा, अरे वही अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स में पढ़े थे, अरे हम ही पढ़ाए थे। ठीक है, चलो यार। और पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे सॉलिड शेप्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के साथ खेलेंगे और बहुत मजे करेंगे। पार्ट 1 इज अबाउट 7 पॉइंट्स, पार्ट 2 विल बी अबाउट सॉलिड शेप्स। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है यार। अरे मेंसुरेशन का मतलब ना बहुत इजी है। अगर आप लोग किसी से पूछोगे या आप किसी को बताओगे कि मेंसुरेशन का मतलब क्या है, तो आप कैसे बताओगे? अरे वो कुछ सरफेस एरिया, वो कुछ क्यूब, क्यूबॉइड होता है। नहीं नहीं भाई, मतलब हाँ कहीं ना कहीं सही है, इन मेंसुरेशन का एक्चुअल मतलब क्या है भाई? इंग्लिश की डिक्शनरी में उसका मतलब होता है मेजरमेंट। क्या मतलब होता है? मेजरमेंट। दिमाग में याद कर लो, किस चीज का मेजरमेंट? अरे भैया एरिया का, पेरीमीटर का। लेकिन ये क्या होता है उसके बारे में आगे बात करते हैं। ये बहुत इजी था भाई, यहां पे आप लिख सकते हो क्या, इसका मतलब होता है सीधा सीधा मेजरमेंट। ठीक बा, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ एक चेहरा बना दिया जाए, स्माइल के साथ आगे बढ़ेंगे। क्या समझना है अब हमको समझना है कि 2D और 3D फिगर्स क्या होते हैं और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मेन चीज, डिफरेंस इज द की पॉइंट हेयर गाइस। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? बेस्ड ऑन डायमेंशन। डायमेंशन, अब 2D मतलब क्या है? 2 डायमेंशन। 3D मतलब क्या? 3 डायमेंशन। इसका मतलब क्या है? देखो भाई, अ 2D शेप हैज
टू डायमेंशंस नेमली लेंथ एंड ब्रेथ। कोई भी 2D शेप होगा ना, कोई भी 2D शेप, उसके सिर्फ दो डायमेंशंस होते हैं, लेंथ और ब्रेथ। लेकिन एक 3D शेप के 3 डायमेंशंस होते हैं, 3D। कौन कौन से? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। भैया ये लिखा हुआ है लेंथ, ब्रेथ और हाइटवा। ये ब्रेथ को कभी कभी विड्थवा भी बोल देते हैं, ठीक है। चलो आगे क्या? एज। एज मतलब समझते हो? एज मतलब होता है, आप एक कोना भी समझ सकते हो, मतलब एकदम वो कोना नहीं, सरफेस का कोना। किसका? सरफेस का कोना। मान लो ये रेक्टेंगल है, ऐसे दिखाते हैं भाई तुम लोग को, देखो जरा, ये है क्या है? ये मान लो ऊपर एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो ये सरफेस है, ये सरफेस है ऊपर, इसका कोना ये। सरफेस के कोने की बात कर रहा हूं। किसकी कोने की बात कर रहा हूं? सरफेस के कोने की। सरफेस का कोना ये एज कहलाता है, इसको हम साइड्स भी बोल सकते हैं। अब कहने का मतलब क्या कि अगर 2D शेप होगा तो उसके सारे एजेस विजिबल होंगे। कहने का मतलब अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल के तौर पर बताऊं, मदद से बताऊं, तो देखो भैया, अगर मैंने, नहीं, कलर चेंज करके बताते हैं। ये कौन सा शेप है? ये एक रेक्टेंगल है कि नहीं है? अब आप देखो ये 2D शेप है, क्यों है? सबसे पहले तो समझो 2D शेप क्यों है। क्योंकि इसके सिर्फ और सिर्फ दो डायमेंशंस हैं। वो कौन कौन से? एक ये नीचे वाला, एक ये ऊपर वाला। ये ऊपर वाला तो ये नीचे वाले के बराबर है, और ये बगल वाला इसके बराबर है। तो दो ही डायमेंशन से कौन कौन से? इसको हम लेंथ बोल सकते हैं, इसको हम ब्रेड्थ बोल सकते हैं, ब्रेड्थ को हम विड्थ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके एजेस कौन कौन से? इसके एजेस हुए ये नीचे वाला, ये बगल वाला, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? इनको हम साइड्स भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब आप एक बात देखो, ये रेक्टेंगल के जितने भी एजेस होते हैं आप लोग को विजिबल है कि नहीं है? दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? राइट। तो एक 2D शेप के सारे एजेस विजिबल होते हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड 3D की बात करूं तो सम ऑफ द एजेस आर हिडन। कहने का मतलब क्या भाई? देखो फिर इसे लाते हैं, यह क्यूबॉइड, ठीक है। अब देखो भाई, इसके बहुत सारे एजेस होंगे। कौन कौन सा? एक ये दिख रहा होगा आपको, बहुत सारे दिख रहे होंगे, ये ऊपर वाला दिख रहा होगा, ये नीचे वाला दिख रहा होगा। एज का मतलब क्या? जहां पे सरफेस एंड होती है। एक बार अच्छे से बताता हूं, देखो भाई, ये सरफेस है, ठीक है, कहां कहां पे एंड हो रही है? ये सरफेस जाके इस पॉइंट पे एंड हो रही है, तो ये एक एज हुआ। ये सरफेस जाके इस पॉइंट पे एंड हो रही है, पॉइंट मतलब इस लाइन पे एंड हो रही है, तो ये एक एज हुआ, ठीक है। इस वाले की बात करता हूं, यहां पे ये सरफेस है कि नहीं है? ये सरफेस कहां का एंड हो रही है? यहां से गई, यहां एंड हुई, तो ये भी एक एज कहलाएगा, ठीक है। ये सरफेस नीचे एंड हुई तो ये भी एक एज कहलाएगा। ये सरफेस ऊपर एंड हुई तो ये भी एक एज कहलाएगा। ये सरफेस इधर एंड हुई तो ये भी एक एज कहलाएगा। समझ में? सरफेस जहां पे एंड होती है वो एज कहलाता है। क्या आपको ये क्यूबॉइड है? ये क्यूबॉइड है कि नहीं है? राइट, क्यूबॉइड पता है, राइट। बक्सर ऐसा होता है, अभी समझ लो, आगे बहुत सारी बातें करने वाले, ठीक है। लेकिन ये क्यूबॉइड है, मान लो, सब लोग एग्री करते होंगे, ठीक है। क्या इसके सारे एजेस तुम लोग को दिख रहे हैं क्या? बताओ, खुद दिख रहे हैं क्या? भाई ये सामने वाले दिख रहे होंगे, ये बगल वाले दिख रहे हैं क्या? ये पीछे वाला दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना। तो एक 3D शेप के सारे एजेस जरूरी नहीं है कि विजिबल हो, कुछ होते हैं छुपे हुए, हिडन। समझ आया? ठीक है। कुछ एग्जांपल्स 2D शेप के, क्या? सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, ठीक है। पॉलीगॉन पढ़ चुके हैं ना, ठीक है। और 3D शेप के एग्जांपल क्या है? सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, जो अभी दिखाया मैंने, ठीक है। बस यार यही होता है। कुछ कुछ मेजर डिफरेंस देखो, कुछ की पॉइंट्स देखो। 2D शेप्स हैव एरियाज बट नो वॉल्यूम्स। 2D शेप्स हैव एरियाज बट नो वॉल्यूम्स। अब ये एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, मैं आप लोग को बताऊंगा, लेकिन ऊपर ऊपर से समझाऊं तो एरिया मतलब क्या? जितना पार्ट वो कवर कर रहा है, जितना पार्ट वो कवर कर रहा है, जहां आप टच कर सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम मतलब क्या? उस फिगर के अंदर, वो 2D है 3D, उस फिगर के अंदर कितनी जगह है, उस फिगर के अंदर कितनी जगह है, अभी इतना समझ लो, ठीक है। तो एक 2D शेप का एरिया तो होता है भाई, लेकिन उसका वॉल्यूम नहीं होता। कहने का मतलब ये रेक्टेंगल है, ये इसका ये एरिया है, तो ये कितना एरिया इनक्लोज कर रहा है? ये एरिया है। समझ में आ रहा है? ये एरिया है। लेकिन क्या इस रेक्टेंगल के अंदर आप कुछ रख सकते हो क्या? अरे कैसे रखेंगे, अंदर कुछ है ही नहीं। समझ आ रहा है? लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये क्यूबॉइड है, इसको खोलकर इसके अंदर मैं तमाम चीजें डाल सकता हूं बबुआ, है ना। मतलब इसमें जगह है, मतलब वॉल्यूम है। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है 2D और 3D शेप में। क्या? कि 3D शेप के पास वॉल्यूम होता है, जगह होती है। 2D शेप के पास जगह और वॉल्यूम नहीं होती है। क्लियर हुआ? बढ़िया है। इसी के साथ आगे चलते हैं, और अपना बहुत ज्यादा इजी और इंपॉर्टेंट सी चीज समझनी है। और ये ना आप लोग रटते हो, क्यों रटते हो मुझे नहीं पता। कैसे रटते हैं सर? अगर मैं आपसे बोलूंगा पेरीमीटर, तो आप बोलोगे सर पेरीमीटर रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। सर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। सर पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर।
भाई फॉर्मूलेज याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है मेंसुरेशन में, समझने की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब क्या, बताता हूं, बने रहो यार, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब क्या, पेरीमीटर मतलब द टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ टू डायमेंशनल शेप। अरे भैया कोई भी 2D शेप हुआ, कोई भी 2D शेप, ठीक है, उसके बाउंड्री की लेंथ को प्लस कर दो, उसके बाउंड्री की लेंथ को प्लस कर दो। कहने का मतलब क्या, अब भी बताता हूं। आप लोग को पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल याद करवाया गया होगा, इसको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बोल रहा हूं, ऐसा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। अभी मैं आपको ये निकाल के भी बताता हूं कि ये आता कैसे, याद करने की जरूरत नहीं बबुआ। सुनो, ये रेक्टेंगल है, मैंने क्या बोला, कोई भी 2D शेप होगा उसके बाउंड्री की लेंथ को प्लस कर दो, उसकी पूरी बाउंड्री की लेंथ को प्लस कर दो, वो उसका पेरीमीटर होगा। तो अगर ये 10 है, ये 5 है, तो ये भी 10 होगा और ये 5 होगा। अरे ये कैसे हो गया, अरे भाई रेक्टेंगल है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर, अब सुनना, इसको मैं एल बोल रहा हूं, एल बोल रहा हूं, अरे एल मतलब लेंथ, इसको मैं ब्रेड्थ बोल रहा हूं, इसको मैं ब्रेड्थ बोल रहा हूं। एक बार समझ लो कॉन्सेप्ट, मजा आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, बाउंड्री की लेंथ को प्लस, मतलब क्या, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। बात सही है भैया, एल नीचे वाला एल, इधर वाला बी, इधर वाला एल, इधर वाला बी, तो क्या करना है, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ये होगा इस शेप का पेरीमीटर। सही बोल रहा हूं, इस शेप बोलो, रेक्टेंगल मत बोलो अभी, ठीक है। कितना आ गया भैया, एल प्लस एल कितना हो गया, 2L हो गया, बी बोल रहा हूं, बी प्लस बी कितना हो गया, 2B हो गया, ठीक है। अब अगर मैं यहां से 2 कॉमन निकाल लूं तो अंदर बचा एल प्लस बी। अबे तो यही तो फॉर्मूला होता है और तुम लोग इसको याद कर लेते हो, जो कि बन भी तो सकता है, कितना आसान है। कैसे निकालोगे इसका पेरीमीटर, 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5 कितना आ गया, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 5 30। तो इस शेप का पेरीमीटर कितना आ गया, हरे पेन से 30। समझ आ रहा है मेरे कहने का मतलब, फॉर्मूला याद मत करो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि बाउंड्री की लेंथ को प्लस करना, कोई भी शेप होगा उसकी बाउंड्री की लेंथ को प्लस करना। अब ये है, ये स्क्वायर है ना, कैसे निकालेंगे पेरीमीटर, भूल जाओ 2 मिनट के लिए फॉर्मूला, कैसे निकालेंगे, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना आ गया, 20 आ गया। तो भैया एकदम सही है, इसका पेरीमीटर कितना, 20। यूनिट अभी नहीं लिखे हैं, बाद में बता देंगे, ठीक है। 20 मीटर, 20 सेंटीमीटर, अरे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका आगे पेरीमीटर 20। अब तुम लोगों ने क्या याद, तुम लोग याद करते हो, बहुत सारे लोग याद करते हैं, मैं उनको नहीं बोल रहा जो लोग याद नहीं करते, मैं उनको बता रहा हूं कि याद करने की जरूरत नहीं है छोटू, ठीक है। देख समझ लो एक बार, क्या भैया, क्या करा हम लोगों ने, स्क्वायर की सारी साइड सेम होती हैं, तो अगर मैं इसको ए बोल रहा हूं, 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 तो पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। और आप लोग रट लेते हो कि 4A होता है स्क्वायर का पेरीमीटर, 4A 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 4A, नहीं बोलने की जरूरत नहीं है, जाहिर सी बात है, कॉन्सेप्ट पता है तो जाहिर सी बात है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, बाउंड्री को प्लस करना है, ये होता है पेरीमीटर। समझ में आया। अब कोई भी अटपटा सा शेप भी आता है, अभी क्वेश्चंस करेंगे, बने रहो। मान लो ऐसा कोई शेप आ गया है, ठीक है, अगर आपसे इसका पेरीमीटर निकालने को बोल रहे हैं, इसको मैं एक सेमी सर्कल बोल सकता हूं। अरे ये क्या बोल दिया, अरे सर्कल का आधा सेमी सर्कल, ठीक है। तो इसका अगर आपको पेरीमीटर निकालने को बोल रहे हैं तो कहने का मतलब क्या, बस आपसे फॉर्मूला 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 भूल जाओ, बस आप ये सोचो इसका पेरीमीटर मतलब क्या, ये जो इसकी बाउंड्री है, जो इसकी बाउंड्री जहां पे आप बाहर घूम सकते हो, इस बाउंड्री की लेंथ को अगर मैं निकाल लूं तो इसी को पेरीमीटर बोलूंगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। मान लो अगर मैं गलती से पता कर लेता हूं कि ये जो है ये इतना है 10, ठीक है, और ये इतना है 5, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 15। यूनिट बाद में बात करेंगे, क्लियर हुआ, ठीक है। अभी कैसे निकालेंगे वो सब हम बताएंगे तुमको, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब समझ में आया, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना क्लियर कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं यार, चलो यार, तो आगे चलते हैं, क्या दिया हुआ है। अब हमको कुछ एरिया डिस्कस करने, आप लोग ऑलरेडी क्लास 6-7 में पढ़ चुके हो, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला, पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला, और भी तमाम सर्कल के एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। वही कुछ फॉर्मूलेस मैंने यहाँ पे लिखे हुए, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अच्छा रुको रुको, अभी रुको, तुम रुको, बताता हूं सीक्रेट, ठीक है। देखो भाई, ये रेक्टेंगल है, मैंने इसकी लेंथ को क्या बोला, बी। सर लेंथ को बी बोल दिया, ब्रेड्थ को बी बोल देते, अरे ठीक है ना यार, कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है। चलो तुम लोग के लिए मैं, चलो इसको एल बी बोल देता हूं, ठीक है, और इसको मैं पी भी बोल देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो लेंथ अगर बी है, ब्रेड्थ अगर ए है, तो फॉर्मूला क्या, इसी को तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, एरिया का क्या बन जाता है, ए इंटू बी।
सही है। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को याद होगा भैया, स्क्वायर की सारी साइड्स ए ए ए ए कितना होता है इसका ए स्क्वायर, ठीक है। ए इंटू ए कितना होता है ए स्क्वायर, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है बढ़िया। भैया ये क्या है ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर हाफ बेस इनटू हाइट, याद होगा आप लोग को, होना ही चाहिए, 6th-7th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। बहुत बेसिक से फॉर्मूले से, हाफ बेस इनटू हाइट समझ लो। क्या ये रेक्टेंगल है, ठीक है। चलो मैं यहां पे आपको बना के दिखाता हूं, ये रेक्टेंगल है बबुआ, है ना, है कि नहीं बेटा, ठीक है बेटा नहीं दोस्तों, ठीक है बढ़िया। यार ये मैंने इसकी हाइट बनाई, हाइट हमेशा सीधे, भैया जब तुम्हारी हाइट नापते हैं तो तुमको ऐसे खड़े होने को बोलते हैं क्या, या ऐसे खड़े होने को बोलते हैं, नहीं सीधे खड़े होने को बोलते हैं, और फिर तुम लोग की हाइट नापते हो तुम लोग ऐसे खड़े रहते हो, है ना, एकदम सीधे। सीधे का मतलब क्या, तुम्हारा जो एंगल है ग्राउंड के साथ, तुम्हारा जो एंगल है ग्राउंड के साथ, अभी देखना ये ग्राउंड को ये मान लो, क्या बात है कैमरे में दिख रहा है, ग्राउंड को ये मान लो, ठीक है। तुम्हारा एंगल ग्राउंड के साथ कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो अगर आपको इस ट्राइंगल की हाइट निकालनी है तो जो आप लाइन खींचोगे वो ट्राइंगल के बेस के साथ, हाइट जहां पर गिरती है उसको बेस बोल देते हैं, हाइट जहां पर गिरती है उसको, गिरती बोल रहा हूं, हाइट जहां पर गिरती है उसको बेस बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर ये बेस हुआ, अगर ये बेस हुआ, ये हाइट हुआ, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बना रही है हाइट बेस के साथ, मैं ग्राउंड के साथ, ठीक है। ग्राउंड मतलब यहां पे बेस, ठीक है। तो इसका एरिया, एरिया मतलब क्या, एरिया मतलब ये, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। कितनी जगह ले रहा है ये ट्रायंगल, बोर्ड में कितनी जगह ले रहा है, ये उसका एरिया कहलाता है, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। अच्छा, अब काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे कि मान लो अगर मैं ये ट्रायंगल बना दूं, देखना जरा बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, क्या ये रेक्टेंगल बनाया मैंने, रेक्टेंगल बोल रहा हूं, ट्रायंगल बनाया मैंने, ठीक है। अब अगर मैं इसकी हाइट में यहां से भी तो खींच सकता हूं, ऐसे ऐसे खींच सकता हूं ना, ठीक है। और ये जो हाइट है ये 90 डिग्री एंगल बना रही है किसके साथ, इसके साथ। तो अब फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला वही है हाफ बेस इनटू हाइट, बस इस बार बेस ये मत लिख देना बबुआ, समझ में आ रहा है। बेस होता है हाइट के हिसाब से, जहां पे हाइट गिर रही होती है, तो इस बार आपका ये बेस कहलाएगा, समझ में आ रहा है। और ये तो हाइट है, समझ में आ रहा है, तो हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। एक और बना देते हैं सर आप लोग के ट्रायंगल, ताकि आप लोग का कंफ्यूजन एकदम दूर हो जाए। ये ट्रायंगल बनाया मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या करा था, पहले मैंने ये वाले कोने से, जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, हाइट गिराई थी, फिर मैंने ये वाले कोने से हाइट गिराई, अब क्या ये वाले कोने से हाइट गिरा देता हूं, तो ये वाले कोने से जब हाइट गिराऊंगा तो बेसवा क्या हो जाएगा, बेसवा ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो फॉर्मूला वही है हाफ बेस इनटू हाइट, बस बेस चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द हाइट, जहां पर हाइट गिर रही है वही बेस कहला रहा है, समझ में आया, ठीक है यार। तो ये कुछ एरियाज के फॉर्मूले थे, और एरियाज के फॉर्मूले देख लो यार, ये फॉर्मूले दिमाग में रखना है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ रेक्टेंगल का, ए स्क्वायर स्क्वायर का, और क्या पढ़ा, ट्राइंगल का हाफ बेस इनटू हाइट, है ना। और देख लो तो क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर आप लोग को याद होगा, अभी बहुत सारी बातें करेंगे, मजेदार बातें करेंगे, ठीक है। नहीं पैरेललोग्राम सब लोग को पता है ना, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, क्या होता है पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा खिसका हुआ, खिसका दिमाग से नहीं, मतलब ऐसे पोजीशन से खिसका हुआ, क्या पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, समझ में आया, ठीक है। ये चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस मैंने आपको रिकॉल करवा दी है, ठीक है। ऑल राइट यार। अच्छा बाय द वे सर आपने सबके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पेरीमीटर तो खुद ही निकाल सकते ना भाई, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, समझ में आ रहा है। इसका पेरीमीटर क्या होता है, इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला बात करेंगे अभी, ठीक है। वैसे आप लोगों को याद होगा सर्कल के पेरीमीटर को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr होता है। बहुत सारी बातें करने वाली, चिंता नको करो। बड़ा क्वेश्चन क्या है, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो हमसे, तो हम आपको बताएंगे क्या, ओ बट वाई। ये जो हमने एरियाज के फॉर्मूले देखे, क्या कभी आप लोगों ने क्वेश्चन करने की कोशिश करी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ कैसे होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर कैसे होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट कैसे होता है, कभी क्वेश्चन करा, शायद करा होगा, नहीं करा तो कोई बात नहीं, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं। सबका नहीं बता पाऊंगा, टाइम की कमी है, लेकिन आप लोग समझ जाओगे यार कि कैसे निकाला जाता है, एक थोड़ा सा आपको फीलिंग दे देंगे कि कैसे निकाला जाता है एरिया का फॉर्मूला। लेट्स ट्राई एंड सॉल्व सम, क्या बात है यार। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल। अपन लोग को पता है बॉयज एंड गर्ल्स दोस्तों कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है क्या, पाई आर स्क्वायर, जहां पे पाई हमें पता है सर कुछ 3.14 बताया जाता है, या फिर 22/7 भी कह सकते हैं,
है ना। और रेडियस भी हमको पता है कि सर्कल का रेडियस का मतलब क्या होता है, पता है ना। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये पाया स्क्वायर आता कहां से है। देखो यार, मैं आप लोग को सर्कल का मदद से, क्योंकि सर्कल का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो बहुत आसान है कैसे निकालते हैं। छोटे छोटे जो शेप्स है रेक्टेंगल वगैरह का, वो आप लोग मुझे वादा करो मुझे कि आप लोग जाके यूट्यूब करोगे, गूगल करोगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्यों होता है। बहुत आसान है, मैं सब कुछ बताऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने हैं। मैं आपको सर्कल का एरिया से एक फीलिंग जरूर दे देता हूं। सुनना पाई आर स्क्वायर कैसे आता है, ठीक है। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने एक सर्कल लिया। इसके एरिया का मतलब क्या कि भाई कितना पार्ट कवर कर रहा है, कितना रीजन कवर कर रहा है, मतलब क्या, ये पूरा मुझे निकालना है। बात सही है। तो मैंने क्या करा, मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मतलब किसी ने लगाया होगा दिमाग, ठीक है। उसने क्या करा, उसने सर्कल को ऐसे काटा। ये जो हिस्से दिख रहे हैं, ये 1 2 3 ये कट्स दिख रहे हैं। कहने का मतलब क्या भाई, ये कैची चलाई व्हाइट लाइन पे, फिर ये कैची चलाई व्हाइट लाइन पे, फिर ये कैची चलाई व्हाइट लाइन पे, फिर ये कैची चलाई व्हाइट लाइन पे। ऐसे कितनी बार चलाया उसने, अरे कितनी बार भी, वैसे बहुत बार चलाओ, बहुत बार, ठीक है। मतलब बहुत छोटी छोटी स्ट्रिप्स कर लो। तो अभी मैंने जस्ट आप लोग को समझ में, आप लोग को दिखे, तो मैंने इतनी स्ट्रिप्स ली, कितनी, 16। समझ में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ गए, 16 स्ट्रिप्स लिए। अब मैंने क्या करा, इन 16 स्ट्रिप्स को उठाकर, भाई ये मुझे क्या करना है, मुझे ये 16 स्ट्रिप्स का एरिया निकालना है। क्यों, क्योंकि सर्कल का एरिया इन 16 स्ट्रिप्स की मदद से बना है, 16 स्ट्रिप्स की मदद से, राइट। तो मुझे इन 16 स्ट्रिप्स का एरिया निकालना है। तो मैंने क्या करा, 16 स्ट्रिप्स को मैंने ऐसे रखा। 16 की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। वैसे बहुत सारी रखनी होती, बट मान लो 16 आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है। तो एक ऐसी रखी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, समझ गए आप कैसी रखी मैंने, ठीक है। अब आप देखो, मुझे 16 स्ट्रिप्स का एरिया निकालना है, तो या तो मैं अगर इसका एरिया निकालूं या तो इसका एरिया निकाल लूं, बात तो एक ही है ना, सही बात है ना, ठीक है। फिर से बोलता हूं भाई, इस 16 स्ट्रिप का एरिया निकालूं या इस 16 स्ट्रिप का एरिया निकालूं, बात तो एक ही है। सर ये जो ये वाली 16वीं दिख रही है, ये तो बहुत छोटी दिख रही है, और ये वाली 16वीं तो थोड़ी बड़ी दिख रही है। अरे वो क्योंकि तुम लोगों को समझ में आए, ठीक है, उससे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। एनीवे, समझ गए। अब देखो, मैं इस 16 का निकालूं, इस 16 का निकालूं, बात तो एक ही है। मैंने क्या करा, इसको ऐसे क्यों अरेंज करा, मैं एक रेक्टेंगल बनाना चाह रहा हूं। सर्कल की मदद से मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल बना दिया स्ट्रिप्स काट कर। ये आपको एक रेक्टेंगल टाइप का नहीं दिख रहा है। हाँ, मैंने माना कि आपको ये बगल में थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा, एकदम साइड साइड में। लेकिन कहने का मतलब क्या, अगर आप 16 के बजाय 100 स्ट्रिप्स लेते हो ना, तो वो एक रेक्टेंगल जैसा ही बन जाएगा। अगर आप और 200 स्ट्रिप्स लेते हो, तो वो एकदम परफेक्ट रेक्टेंगल भी बन सकता है। समझ में आ रहा है। तो अब अगर आप ये सर्कल का एरिया का फॉर्मूला नहीं जानते हो, लेकिन आप रेक्टेंगल का एरिया का तो फॉर्मूला जानते हो, कैसे जानते हो वो आप लोग गूगल करोगे, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बॉयज एंड गर्ल्स, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। तो अगर आपको कहीं से पता चल जाए इसका लेंथ और इसका ब्रेड्थ, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर देंगे, तो ये 16 स्ट्रिप्स का एरिया आ जाएगा। बोलो हाँ, फिर से बताऊंगा भैया, मैंने 16 स्ट्रिप्स को काट के ऐसे रख लिया, वो एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। अब रेक्टेंगल का अगर मुझे लेंथ पता चल जाए, रेक्टेंगल का मुझे ब्रेड्थ पता चल जाए, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके इस 16 स्ट्रिप्स का एरिया निकाल लूंगा, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूंगा, जो कि मेरे स्क्वायर का एरिया भी हो जाएगा। लेकिन ये लेंथ है कितनी, अब ध्यान दो जरा, ये लेंथ है कितनी, सुनना बहुत ध्यान से, सुनना बहुत ध्यान से, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लेंथ कैसे बनी है, ये 2 4 6 8। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। 2 4 6 8, फिर 10 होगा, फिर 12 होगा, फिर 14 होगा, फिर 16 होगा। बात सही है। ये नीचे वाली लेंथ ऐसी बनी, राइट। अब ये है क्या, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस कह सकता हूं। अरे भैया, सर्कल के बाहर वाले लेंथ को हम क्या बोलते हैं, सर्कल का सरकमफ्रेंस बोलते हैं। फिर से बोलूंगा, सर्कल के बाहर वाली पूरी लेंथ को हम सर्कल का सरकमफ्रेंस बोलते हैं। बोलो हाँ, एकदम सही बात है सर, सर्कल का सरकमफ्रेंस बोलते हैं। लेकिन सर, ये बीच में कुछ स्ट्रिप्स का मतलब कुछ सरकमफ्रेंस का पार्ट छूट रहा है, बीच में ये 3 छूट रहा है, 5 छूट रहा है, 7 छूट रहा है, 9 छूट रहा है ना। मतलब कहने का मतलब क्या सर, सरकमफ्रेंस का आधा ही पार्ट लेंथ है। फिर से आराम से, सर सरकमफ्रेंस का आधा ही पार्ट लेंथ है। सरकमफ्रेंस का आधा, आधा क्यों भैया, 16 स्ट्रिप्स थी, 8 नीचे लगी हुई है, 8 ऊपर लगी हुई है। समझ में आ रहा है, 8 नीचे लगी हुई है, 8 ऊपर लगी हुई है। तो 8 8 मतलब क्या, आधा आधा, मतलब आधा आधा सरकमफ्रेंस। तो नीचे वाली लेंथ कितनी होगी,
आधा सरकमफ्रेंस को मिला के नीचे वाली लेंथ बनी होगी, बोलो हाँ। अब सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप लोग को पता होगा, 2πr। अरे ये कहां से आता है, लेकिन ये तो प्रूफ कर दो। अरे सब बता दूंगा, लेकिन रीजन समझो पहले, फिलहाल इसको समझो, नेक्स्ट स्लाइड में ये भी बताता हूं कहां से आता है, ठीक है। सुनना, सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr हो गया, ठीक है। मैंने क्या बोला, सर्कल का लेंथ, ये जो लेंथ है ये सरकमफ्रेंस का आधा है, ये जो लेंथ है ये सरकमफ्रेंस का आधा है, मतलब सरकमफ्रेंस का आधा मिला के ये लेंथ बन रही है, राइट। तो सरकमफ्रेंस का अगर मैं आधा करने जाऊं, आधा मतलब क्या, 2 से डिवाइड, तो πr आ जाएगा। बात सही है भैया, लेंथ आ गई, कितनी आ गई, πr। लेंथ कितनी आ गई, πr, सरकमफ्रेंस का आधा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये ब्रेड्थ कितनी है, ये ब्रेड्थ कितनी है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ये ब्रेड्थ कितनी है। ये ब्रेड्थ ये है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट स्ट्रिप का कौन सा है, ये वाला पार्ट, अच्छा सर ये तो टेढ़ा है। अरे टेढ़ा, मैंने क्या बोला, बहुत सारे रेक्टेंगल ले लोगे तो वो एकदम क्लोज टू सीधा हो जाएगा। बहुत सारे रेक्टेंगल ले लोगे तो, आप लोग को समझाने के लिए, आप लोग को दिखे मैंने, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 16 लिए, ठीक है। अगर आप बहुत सारे ले लोगे तो एकदम सीधा हो जाएगा, लेकिन ये सीधा है क्या, इंपॉर्टेंट ये है, ये स्ट्रिप का ये वाला पार्ट है। बात सही है, स्ट्रिप का ये वाला पार्ट है भैया। अगर मैं एक की बात करूं तो स्ट्रिप का ये वाला पार्ट है, बात सही है। अब ये होता क्या है सर्कल का, सर ये सर्कल का रेडियस होता है। इसका मतलब हमारी जो ब्रेड्थ है, हमारी जो ब्रेड्थ है वो रेडियस है। बात सही है। तो भैया ब्रेड्थ है, रेडियस, लेंथ है πr, और एरिया का फॉर्मूला क्या, येलो कलर से लिखते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल के, हमको इस रेक्टेंगल का एरिया चाहिए क्योंकि हमको 16 स्ट्रिप्स का एरिया चाहिए। लेंथ कितनी बॉयज एंड गर्ल्स, सर लेंथ हमने निकाल ली πr। ब्रेड्थ कितनी बॉयज एंड गर्ल्स, सर r। तो एरिया का फॉर्मूला क्या आ गया, πr स्क्वायर। आया, आया कि नहीं आया, πr इंटू आर, πr स्क्वायर। और इसीलिए सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr स्क्वायर। मैंने क्या करा, ऊपर से फिर से बताता हूं, क्या सर्कल था, स्ट्रिप्स में काटा, उन स्ट्रिप्स को ऐसे बिछाया कि रेक्टेंगल बन गया। अब इसका एरिया निकालूं या इसका एरिया निकालूं, बात तो एक ही है। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला मुझे पता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेकिन लेंथ और ब्रेड्थ आई कहां से, दिमाग लगाया। लेंथ है सर्कल के सरकमफ्रेंस का आधा, लेंथ है सर्कल के सरकमफ्रेंस का आधा, और ब्रेड्थ क्या है, सर्कल का रेडियस। समझ में आया, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ करा तो सर्कल का एरिया आ गया πr स्क्वायर, और ऐसे आता है सर्कल के एरिया का फॉर्मूला πr स्क्वायर। क्लियर हुआ, समझ आया, आई होप आया होगा, और मजा भी आया होगा कुछ नया सीखने में, ठीक है भाई। चलो यार आगे चलते, बात करते। अभी देखो हर चीज के पीछे रीजन होता है कि सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr क्यों होता है, वो भी समझा देते। हर चीज तो नहीं बता पाऊंगा, तो टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। व्हाट इज पाई, पहले समझ लो सर ये पाई कहां से आया। ये पाई बहुत बार देखा है मैथ्स में, लेकिन आया कहां से, जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता आप लोग देखो ये पाई आया कहां से। मैंने क्या करा, मतलब मैंने नहीं करा था, किसी और ने करा था, मैं तो आपको उसकी बात छाप के समझा रहा हूं, ठीक है। मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक, फिर मैंने एक और सर्कल बनाया, थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, ठीक है। फिर मैंने थोड़ा सा छोटा सर्कल बनाया, फिर मैंने इतना सर्कल बना दिया, ठीक है। सबकी लेंथ थोड़ी सी अलग अलग कर दी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सर्कल, ठीक है, बहुत सारे सर्कल उस इंसान ने बनाए होंगे जिसने सर्कल का सरकमफ्रेंस पता करा होगा, सर्कल का सरकमफ्रेंस पता करा होगा। सुनना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है। अब उसको उस समय नहीं पता था कि सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, लेकिन उसको यह जरूर पता था कि सर्कल के सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है। सर्कल के सरकमफ्रेंस का मतलब होता है ये लेंथ, कौन सी लेंथ, ये लेंथ, ये बाहर वाली, ये आउटर, ये बाउंड्री। मैंने समझाया ना, पेरीमीटर मतलब क्या, बाहर वाली बाउंड्री, और सर्कल के पेरीमीटर का स्पेशल नाम सरकमफ्रेंस। तो उसने क्या देखा, उसने एक स्पेशल चीज नोट करी। उसको फॉर्मूला नहीं पता था ये लेंथ निकालने का, तो उसने क्या करा, उसने धागे की मदद से निकाल लिया। उसने एक धागा लिया, मान लो धागा लिया, ठीक है, उसने ये धागा ऐसे लगा दिया, ठीक है, और यहां पे एकदम ऐसे काट दिया धागा, मतलब उतना ही धागा लिया जितना ये सर्कल की बाउंड्री है। अब उस धागे को उसने सर्कल बनाया, सर्कल की लेंथ नाप ली, तो धागा निकाल लिया, धागा एक स्केल में रख दिया, कहीं पे नाप, धागे की लेंथ नाप ली होगी, और जैसी धागे की लेंथ नाप ली तो सर्कल का सरकमफ्रेंस आ गया। फिर से बोलूंगा, मान लो अगर आपको इस सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना है, तो एक धागा लिया, ठीक है, एक धागा लिया, वो धागा यहां पे रखा, और ऐसे इसकी सर्कल की लेंथ नाप ली, और फिर उस धागे की लेंथ नाप ली, तो जितनी धागे की लेंथ होगी उतनी सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा। बोलो हाँ। तो भैया उस इंसान ने ऐसे सर्कल का सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करा, ऐसे सर्कल का पेरीमीटर कैलकुलेट करा, ठीक है। अब मानो बहुत ध्यान से मैं आपको समझा रहा हूं कि ये पाए कहां से आया है, ठीक है। उसने इस सर्कल का सरकमफ्रेंस निकाला तो C1 आ गया, मान लो C1।
इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालो तो C2 आ गया। सर अलग अलग क्यों आ रहा है? अरे भाई ये बड़ा दिख रहा है तो जाहिर सी बात है ना, बड़ा धागा लगा होगा। ठीक है, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस कुछ पिद्दू सा C3 मान लो, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस कुछ C4 मान लो। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इस सर्कल का जाहिर सी बात है कुछ डायमीटर होगा। डायमीटर मतलब क्या? अरे ये होता है ना भाई डायमीटर, ये जो एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के सेंटर को पास करके जाती है, तो इसका कुछ डायमीटर D1 मान लो। ठीक है, इसका डायमीटर कुछ D2 मान लो। ठीक है, ये डायमीटर भी उसने धागे से नाप लिया होगा। ठीक है, इसका डायमीटर कुछ D3 नाप लो, इसका डायमीटर कुछ क्या नाप लो, D4 नाप लो। समझ में आ रहा है? कोई वैल्यू बोल रहा है D4, डरने की जरूरत नहीं है। इसका सरकमफ्रेंस C1 डायमीटर D1, सरकमफ्रेंस C2 डायमीटर D2, सरकमफ्रेंस C3 डायमीटर D3, सरकमफ्रेंस C4 डायमीटर D4। अब उस इंसान ने ऐसे बहुत सारे सर्कल्स के लिए देखा। मैं तो सिर्फ 4 के लिए देख रहा हूं, उसने बहुत सारे सर्कल्स के लिए देखा और एक अजीब सी बात सामने आई। वो बात क्या थी? उसने एक बात नोटिस करी, बहुत ध्यान से सुनना। क्या? उसने नोटिस करा कि भैया जब आप इस सर्कल का सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर करते हो, 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 तो हर एक केस में एक सेम आंसर आता है। ये कैसे पॉसिबल है सर? ऐसा हुआ क्या? हर एक केस में सेम आंसर आया और वो सेम आंसर था पाए। वो सेम आंसर था पाए। वो पता आंसर क्या था? वो कुछ ऐसा था 3.1444 समथिंग। ये मतलब ये ऐसा नंबर होता है कि जो चलता चला जाता है। इसके बारे में आप पढ़ोगे 9th क्लास में, लेकिन ऐसा समझ लो कुछ 3.14 करके आंसर आया। इसका भी कुछ आंसर 3.14 करके आया, इसका भी कुछ आंसर 3.14 करके आया, इसका भी कुछ आंसर 3.14 करके आया। ऐसे उसने जितने भी सर्कल लिए उसका सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, उसका सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर करा तो आंसर 3.1414, 3.1414, 3.14 ऐसे कुछ आ रहा था। समझ आ रहा है? और इसी वैल्यू को क्या बोला? इसी वैल्यू को क्या बोला, या फिर हम आज बोलते हैं पाए। क्या बोलते हैं इस वैल्यू को हम लोग? पाए। तो ये होता है पाए। व्हाट इज पाए? इट इज द रेशियो बिटवीन सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। इट इज द रेशियो बिटवीन सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल। समझ में आया? सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर के रेशियो, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर की वैल्यू को हम लोग पाए बोलते हैं। समझ में आया? ऐसा हुआ था भाई खेल। ठीक है, अब यार इसमें एक खास बात, यहां से क्या हुआ, उसने एक फॉर्मूला भी बना दिया। मेरे को मिटा के आपको बताना पड़ेगा, सुनना बहुत ध्यान से। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, तो हमको समझ में आ रहा है कि सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर का फॉर्मूला क्या, मतलब की वैल्यू पाए। ठीक है, पाए कौन सी वैल्यू? 3.14 है ना। तो यहां से सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या आ गया? डी ऊपर चले जाएगा तो डी पाए। अब डायमीटर क्या होता है रेडियस के टर्म्स में? डायमीटर होता है सर 2 इंटू रेडियस। तो सरकमफ्रेंस डायमीटर की जगह रख दिया 2 इंटू रेडियस और पाई लिखा ही हुआ है। तो यहां से फॉर्मूला क्या आ गया? 2r पाए। अरे 2 पाए आर बोल लो यार, डरने की क्या जरूरत है। तो यहीं से आपके सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आया 2 पाई आर। अब यहां से आप लोग को दो चीजें सीखने को मिली कि ये पाई क्या होता है और सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर क्यों होता है और कहां से आता है। समझ में आया? अगर समझ में आया ना तो बताना मुझे कि सर मजा आ गया, सर कुछ 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 नया सीखने को मिल गया। ठीक है, ये बातें बड़े बच्चों को भी नहीं पता होती है। क्लियर हुआ? किसी भी दुनिया का सर्कल ले लो, उसका सरकमफ्रेंस नापो, अपॉन उसका डायमीटर करो, एक सेम आंसर मिलेगा। उस सेम आंसर को हमने पाए बोला और वहीं से हमारे सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला भी बना। क्लियर हुआ? एरिया ऑफ सर्कल कहां से आया, कैसे कैलकुलेट करा, सरकमफ्रेंस कहां से आया, पाए क्या होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या, ये सब क्यों बता रहा हूं कि क्वेश्चन करो कि इसका फॉर्मूला ये क्यों होता है, उसका फॉर्मूला ये क्यों होता है, वो कहां से आया, वो कहां से आया। ठीक है, आगे चले अपने चैप्टर पे। चलो यार, तो क्या कह रहे हैं आप क्वेश्चन में? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। पेरीमीटर मतलब अब हमको पता है। ठीक है, दोस्त ने हमारे हमको बता दिया कि पेरीमीटर मतलब क्या, बाउंड्री की लेंथ। बाउंड्री की लेंथ कैसे आएगी सुनना। इस शेप का पेरीमीटर मतलब क्या बॉयज एंड गर्ल्स? ये प्लस ये। तो अब क्या धागा निकाल के थोड़ी नापेंगे कि ये कितना है ना। अरे हमें पता है ये क्या है भैया, एक सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल मतलब क्या? सर्कल का आधा। तो ये बाहर वाला मतलब क्या? सर्कल के सरकमफ्रेंस का आधा बोल सकता हूं। फिर से बोलूंगा भैया, ये सर्कल के सरकमफ्रेंस का आधा होगा, है ना। ये ऐसे ही बना होगा ना भाई, यहां पे एक सर्कल का आधा करा होगा। बात सही है। तो अगर मुझे ये पूरा निकालने को बोलते तो सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा देता, लेकिन मुझे ये आधा निकालना है।
आधा निकालना है ना, आधा मतलब क्या, सर्कल के सरकमफ्रेंस का आधा कर दूंगा, तो भैया आंसर ही आ गया क्या, बाउंड्री। इसको प्लस कर लेते हैं। तो पहले शेप के पेरीमीटर की बात कर लेता हूं, सर्कल के सरकमफ्रेंस का आधा, तो सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय 2, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल लिख देते हैं, प्लस 2.8। तो 2.8 क्यों, बहुत सारे बच्चे ये नीचे वाली चीज प्लस नहीं करते। भैया ये गार्डन इमेजिन कर लो, गार्डन का बाउंड्री इमेजिन कर लो, बाउंड्री मतलब क्या, पूरा निकालना पड़ेगा ना, ये प्लस ये, बात सही है, तो 2.8 प्लस करना पड़ेगा। यार डायरेक्ट करते हैं, सब क्यों लिख रहे हैं अपन। चलो पेरीमीटर क्या हो गया भैया, सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना, 2πr, ठीक है, लेकिन हमको आधा करना है, क्यों, क्योंकि सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस निकालना है, प्लस 2.8। तो इसका अपना आंसर कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट गया। पाए की वैल्यू कितनी, अपन कुछ इसको 22/7 बोल देते हैं। सर्कल का रेडियस, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, अरे बहुत आसान है भाई, ये देखो भाई, ये होता है रेडियस, यही तो होता है रेडियस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, या फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस बोल सकते हो, है ना, बात सही है, या तो ये रेडियस होगा या तो ये रेडियस होगा, है ना। अब ये पूरा कितना है 2.8, तो भैया 2.8 का आधा रेडियस होगा, सही बात है, 2.8 का आधा कितना होता है 1.4, तो यहां पे आप क्या रख सकते हो 1.4 प्लस 2.8, बात सही है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया 22/7 मल्टीप्लाइड बाय, हमको लगता है डेसिमल से डर, तो सुनना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स इक्वेशन में कैलकुलेशन हम लोग को बहुत टफ लगती है, वही कैलकुलेशन भी मैं आपको इजी करना सिखाता हूं। हमको लगता है डेसिमल से डर, हमको मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं, तुमको नहीं लगता तो कर लो डेसिमल से, मुझे तो लगता है भाई, तो मैं डेसिमल हटाऊंगा। कैसे हटाते डेसिमल को, 0.4 हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 14/10 करना पड़ेगा, प्लस 2.8 को डेसिमल हटाने के लिए 28/10 लिखना पड़ेगा, बात सही है, एकदम क्लियर है, क्या बात है, ठीक है। ये कितना आ गया भैया, कुछ कटिंग वटिंग कर लो अगर हो रही है तो, ये हो गया 7 1 जा 7 2 जा, और कुछ कट रहा है क्या, सर ये 2 को 10 से काट दो, मत काटो, क्यों नहीं काटो मैं बताता हूं, क्योंकि अगर नीचे 10 लिखा होता है ना तो चीजें आसान लगती हैं, देखना कैसे, 22 × 2 कितना हो गया 44, प्लस 44/10 प्लस 28/10, बात सही है, इज इक्वल्स टू, भैया एलसीएम कितना आ रहा है 10, इसलिए मैंने 10 को नहीं काटा था, एलसीएम आ गया 10, ठीक है, ठीक है। 44 + 28 कितना हो गया, 44 + 20 हो गया 64, 64 + 10 74, 72। तो आंसर कितना आ गया, देखो 10 से डिवाइड करना कितना आसान है, 7.2 सेंटीमीटर। तो इस पूरे शेप के बाउंड्री को अगर आप नापोगे तो ये 7.2 सेंटीमीटर्स आएगी। क्लियर हुआ, इसका कैसे निकालेंगे, इसको भी कर लेते हैं, 2.8 और 1.5 दिया, इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। जरा देखो पहले अलग से शेप बना लेते हैं इसको, ऐसा ऐसा कुछ दिया हुआ है शायद, है ना, ये कुछ 1.5 दिया हुआ है अपन को, ठीक है, और ये कुछ अपन को 2.8 दिया हुआ है, ठीक है, इमेजिन कर लो ऐसा कुछ दिया हुआ है ना। इसका पेरीमीटर निकालने को बोल रहे हैं, मतलब क्या निकालना है, ये सर यहाँ ये बाउंड्री हुई इसकी, ये बाउंड्री हुई उसकी, ये बाउंड्री हुई इसकी, और ये बाउंड्री हुई इसकी, जो जो पहले आसान लग रहा है वो निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ये चलो ऐसा इसको नेमिंग कर लेते हैं और आसान लगेगा आपको, ए बी सी डी, और इसको ई बोल देते हैं। सर ये तो कोई पॉइंट है ही नहीं, अरे ऐसी ई बोल दिया वो, ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। तो ए बी ऐसा बोलूंगा, पेरीमीटर कैसे आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई ए बोल सकता हूं, ठीक है। डी ए मतलब क्या, अरे ये कर्व्ड पार्ट की लेंथ, ये कर्व्ड पार्ट की लेंथ, ये कैसे निकालेंगे, अबे सर्कल के सरकमफ्रेंस का आधा, बढ़िया सॉरी, ठीक है भाई। तो ए बी कितना है, सर ए बी 1.5 दिया हुआ है ना, सर 1.5 कैसे, अरे भाई डी सी 1.5 है तो ए बी उसके जस्ट सामने ही है, एकदम बराबर है, तो वही 1.5 होगा, 1.5, तो इसको मैं चलो 1.5 भी लिख देता हूं पहले, 1.5 प्लस बीसी कितना, सर बीसी 2.8 दिया हुआ है क्योंकि एडी 2.8 है, तो बीसी 2.8 दिया हुआ है, प्लस सीडी कितना, सर 1.5 दिया हुआ है, प्लस डीईए कितना, सर सर्कमफ्रेंस का आधा कर दो, मतलब 2πr/2 कर दो, 2 से 2 कट गया। सॉल्व करें आगे, बढ़िया। सर पॉइंट से तो हमें लगता है डर, तो हम क्या करेंगे, 15/10 प्लस 28/10 प्लस 15/10 प्लस ये कितना आ जाएगा 22/7 इंटू सर रेडियस, अरे वही बात है ना भाई, ये अगर इसको आप अगर से कंप्लीट करते हो, ठीक है, से कंप्लीट करते हो तो ये पूरा डायमीटर है, ये रेडियस होगा,
पूरा डायमीटर की वैल्यू कितनी 2.8, तो रेडियस की वैल्यू कितनी 1.4, पिछले क्वेश्चन की तरह। मिटा देते हैं इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो कि वो बाउंड्री तो नहीं है। ठीक है भैया, तो रेडियस 1.4 मतलब 14/10 लिख सकता हूँ। बात सही है। फिर से वही कटिंग वगैरह कर लो, कट रहा है तो 7 1 जा 7 2 जा, ये गलती मत करना कि नीचे 10 काट देना, सबके नीचे 10 लिखा हुआ है, बहुत आसान होगा सॉल्व करना। नीचे 10 डाला क्योंकि एलसीएम 10 आएगा सबका। बात सही है, ठीक है। ये इस तरीके से कैलकुलेशन करी जाती है, ठीक है। 15 + 28 कितना हो गया, 15 + 15 हो गया 30, ठीक है। 30 चलो पहले लिख देते हैं, 30 + 28 + 22 × 2 कितना हो जाएगा 44 इज इक्वल्स टू, नीचे 10 ही लिखे रहने देंगे, इसको प्लस कर लेते हैं। 30 + 20 50, 50 + 40 90, 94 + 10 104 102। सर ये कैसे निकाल लिया आपने? अरे मैंने अपने कैलकुलेशन से निकाल लिया, तुम आराम से कर लेना यार, तुम जैसे भी प्लस करते हो, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 10 आसान होता है तो ये आ गया 10.2 सेंटीमीटर। तो ये जो शेप है इसका पूरा पेरीमीटर कितना आ रहा है, इसको 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 और इसको प्लस करके 10.2 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? ऐसे निकालते हैं पेरीमीटर किसी भी शेप का, बाउंड्री की लेंथ को प्लस कर लो भैया। चलो यार आगे चलते हैं। सॉरी। ओ भाई इतनी खांसी क्यों आ रही है? चलो ठीक है यार, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स मेंसुरेशन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना बॉयज एंड गर्ल्स, आराम से रीड करे जाते हैं और बहुत सारे बच्चों को इसके कैलकुलेशंस ना टफ लगते हैं। मैं आप लोगों को कैलकुलेशन करना भी बताऊंगा, रीड कैसे करते हैं वो भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक गार्डन है, ऐसा कुछ होगा, रेक्टेंगुलर इन द मिडिल है, मतलब रेक्टेंगुलर शेप का है मिडिल में, एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स, सेमी सर्कुलर मतलब एंड्स में सेमी सर्कुलर शेप है, ठीक है। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन, इसका एरिया निकालना है और इसका पेरीमीटर निकालना है। इसका एरिया और पेरीमीटर, पहले एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया मतलब क्या होगा बॉयज एंड गर्ल्स, एरिया मतलब क्या होगा दोस्तों, ठीक है भाई, ये होगा एरिया, ठीक है, एकदम एनर्जी से ये होगा एरिया, ये जितना कवर कर रहा होगा। अब ये निकालेंगे कैसे, ये एरिया किस किस की मदद से बन रहा है? सर ये एरिया बन रहा है रेक्टेंगल के एरिया की मदद से और दो सेमी सर्कल के एरिया की मदद से। तो फॉर्मूला क्या लगा दूंगा, सर दो सेमी सर्कल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया, आ जाएगा मेरा आंसर। तो क्या बात है, बस यही लिख देते हैं। क्या टोटल एरिया कैसे आएगा, टोटल एरिया यहां पे मैं लिख देता हूं, क्या दो सेमी सर्कल का एरिया, टू सेमी सर्कल एरिया प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बात सही है, क्लियर है, ठीक है। तो सेमी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या, सर जो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है उसका आधा कर देंगे तो सेमी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। फिर से बोल देता हूं, जो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है वो सर्कल का एरिया देता है, सही बात है। तो सेमी सर्कल मतलब क्या, सर्कल का आधा, तो सर्कल के एरिया का आधा कर दो। सर्कल का एरिया कितना होता है πr², तो उसका आधा करेंगे तो πr²/2। इनको की दो सेमी सर्कल है इसलिए मैंने यहाँ पे 2 भी मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है? सर 2 क्यों मल्टीप्लाई करा, अरे दो सेमी सर्कल है ना, एक सेमी सर्कल का एरिया अगर 10 आएगा तो दो का कितना आएगा 2 × 10। तो अगर एक सेमी सर्कल का एरिया πr²/2 है तो दो का कितना आएगा 2 × πr²/2। बात सही है, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, अरे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर कुछ चीजें दी हुई हैं कुछ चीजें कट रही हैं तो काट लेते हैं। 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, ये पाई की वैल्यू कितनी 22/7। रेडियस कितना है सेमी सर्कल का, क्या बात है भाई, ये होगा डायमीटर, ये होगा डायमीटर, अलग पेन से दिखाते हैं आप लोग को, ये होगा डायमीटर, इसका आधा होगा रेडियस। अब ये पूरा है कितना, सर 7 है, इस 7 का आधा कितना होगा भाई, ये डायमीटर है 7, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस होता है सर डायमीटर का आधा, मतलब रेडियस हो गया 7/2। बात सही है, 7 का आधा कितना होगा 7/2। 7/2 को सॉल्व मत करना, सॉल्व करना मैं आप लोग को बता रहा हूं कैसे करते हैं, आप 7/2 ही लिखे रहने दो, ठीक है, इंटू 7/2। सर 2 बार 7/2 समझ नहीं आया, अरे कितना आसान है यार, r² मतलब r इंटू आर मतलब 7/2 इंटू 7/2, ठीक है, प्लस सॉरी यार, मेरी क्या अभी कुछ दिनों पहले ना तबीयत खराब थी तो थोड़ी बहुत अभी खराब बची हुई है, क्या बोल रहा हूं मैं, पर ठीक है समझ गए होगे। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ किसकी रेक्टेंगल की, ब्रेथ किसकी रेक्टेंगल की, ठीक है। तो रेक्टेंगल की लेंथ, बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे क्या कि सर 20 रख देंगे, अरे 20 क्या रेक्टेंगल की लेंथ है, नहीं 20 पूरे गार्डन की लेंथ है।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगल की लेंथ निकालने के लिए इतना पार्ट और इतना पार्ट हटाना पड़ेगा। सर लेकिन इतना और इतना पार्ट है कितना, ये कैसे पता करेंगे, वो मैं आपको बताता हूं कैसे पता करेंगे। देखो ये कितना है भाई, ये बराबर होगा, उसके लिए मुझे आपको ये मिटा के दिखाना पड़ेगा। हरे से करते हैं, ठीक है। ये कितना होगा, ये बराबर होगा इस पार्ट के। बात सही है, मुझे इतना ही हटाना है ना, इतना ही हटाना है, और यहां से भी इतना हटाना है। अब ये इतना है कितना, जितना ये है। और ये कितना है, ये सेमी सर्कल का रेडियस है। ये सेमी सर्कल का क्या है, रेडियस है। भाई आप खुद ही सोचो, ये सेमी सर्कल है, ठीक है, मुझे ये निकालना है। अगर मैं इसको पूरा सर्कल बनाऊंगा, ऐसा पूरा सर्कल, इसको अगर ऐसा सर्कल, भाई ये सर्कल तो बन ही नहीं रहा है, ऐसा करते हैं इसको, ठीक है। अब समझ आ रहा है, ये मुझे ये निकालना है, बात सही है। तो ये सर्कल का रेडियस ही तो होगा, मतलब सेमी सर्कल का रेडियस भी कह सकते हो। और ये है कितना सर, 7 का आधा, तो 7/2 हो गया। बात समझ आ रही है तनिक, ठीक है। तो ये कितना होगा, 7/2। तो बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूं, ये है 7/2 और ये भी कितना होगा, 7/2। तो मुझे रेक्टेंगल की लेंथ निकालने के लिए एक भारी काम करना पड़ेगा, वो क्या सर, 20 में से इतना और इतना माइनस करना पड़ेगा, मतलब 7/2 और 7/2 माइनस करना पड़ेगा। समझ आ रहा है, यहां पे थोड़ा सा घौच पौच हो गया, तो इसको हम मिटा देते हैं, ऐसे करके इसको ऐसे मिटा देते हैं। आप लोग समझ गए हो गया ना, तो पूरा ही मिटा देते हैं। क्लियर हो रहा है भाई लोग, ठीक है। इतना माइनस करना है, इतना माइनस करना है, और ये है 7/2 और ये है 7/2, ठीक है। तुम लोग के लिए राइटिंग सही लिख रहे, चलो यार। एनीवे तो अब कैसे निकालेंगे लेंथ, यहां पे निकालता हूं अलग पेन से। चलो यहां पे निकालते हैं। लेंथ इज इक्वल्स टू 20 माइनस 7/2 माइनस 7/2, बात सही है, ठीक है। 20 माइनस 7/2 कितना हो जाएगा, करते हैं चलो। 20 माइनस 7/2 कितना हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये 14/2। फिर 14/2 कैसे, अरे भैया फ्रैक्शंस है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 2 ही आएगा, दोनों को ऊपर प्लस कर दिया, -7 प्लस -7 होता है -14। ये कितना आ जाएगा, 20 माइनस 2 7 14, 20 माइनस 7, 20 माइनस 7 होता है 13। तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई बबुआ, लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई छोरा छोरी, 13। समझ में आया, ठीक है। तो लेंथ रख दो 13, और ब्रेड्थ कितनी है सर, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ मतलब ये वाली चीज, सर ये तो 7 ही है, 7 ही है ना, ये 7 के बराबर ही है, तो ब्रेड्थ है 7। भाई भारी काम हो चुका है, अब कर लो कटिंग वगैरह अगर हो रही है तो। 7 से 7 कट गया, बहुत सारे बच्चे सॉल्व कर देते हैं, ऊपर से ऊपर को मल्टीप्लाई कर देते, नहीं ऐसा मत कर देना कि 22 इंटू 7 इंटू 7 कर दिया, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि कटिंग में हम लोग विश्वास रखते हैं। 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। कुछ और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा तो कर सकते हैं। 11 7 जा 77 अपॉन 2 प्लस 13 7 जा कितना होता है, करके देखे, चलो आप लोग क्लिक करके देख लेते ताकि गलती ना हो। 91 होता है वैसे, बट हम लोग कर लेते हैं। 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 9, क्रॉस चेक करने के लिए, ठीक है। तो 91 आ गया ये, 91। अब इसको सॉल्व कर लो, 77/2 डिवाइड कर लेना, लास्ट में जाके करना ही पड़ता है। ये आएगा आपका 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 8 जा 16, 1 बचा 38.5। तो ये आ गया आपका 38.5 प्लस 91, और इसका आंसर आ जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लो। 91 प्लस 40 करेंगे तो 130 आएगा, 130 मतलब 131 आएगा। उसमें से हम 2 माइनस कर देते हैं तो 129.5 प्लस कर दे तो 129.5 आ जाएगा। और यूनिट क्या, क्योंकि एरिया है तो एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकती है, किलोमीटर स्क्वायर भी हो सकती है, बट स्क्वायर में होगी, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मीटर क्यों लिया, क्योंकि डायमेंशंस मीटर में दिए। तो 129.5 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। समझ आया इस रेक्टेंगुलर गार्डन का। सर अभी पूरा काम नहीं हुआ है, अभी तो इसका पेरीमीटर भी निकालना है। पेरीमीटर मतलब क्या, उसको हम एक अगले पेज में करते हैं। ये था डायग्राम, ये रेक्टेंगल, ये सेमी सर्कल, ठीक है, बात सही है। पेरीमीटर मतलब क्या बॉयज एंड गर्ल्स, पेरीमीटर मतलब क्या, सर ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, बात सही है। सर इसको प्लस नहीं करेंगे क्या, अरे ये बाउंड्री थोड़ी है, बाउंड्री मतलब बाहर वाला पार्ट है ना। तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, अब ये कैसे निकलेगा, अरे बहुत आसान है, सारी चीजें लिख देते हैं पहले। ये कितना था, 7 था, ठीक है। ये कितना था पूरा, ये पूरा था 20, ये पूरा था 20, ये हमारा कितना आ गया था, ये हमारा 13 आ गया था। रेक्टेंगल की लेंथ 13 आ गई थी, तो ये भी 13,
बात सही है? ठीक है, बढ़िया। तो भैया बाउंड्री को प्लस कर रहे हैं। बाउंड्री प्लस मतलब क्या? सबसे पहले अगर हमको ये निकालना है, हमको ये वाला पार्ट निकालना है, तो ये क्या है सर? सेमी सर्कल का पेरीमीटर। और सेमी सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या? सेमी सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या? जो सर्कल का पेरीमीटर होता है उसका आधा, मतलब 2πr/2। और कितनी बार सर? 2 बार करना पड़ेगा। 2 बार क्यों? क्योंकि 2 बार सेमी सर्कल है, ये भी तो निकालना पड़ेगा ना। बात सही है? हेवी कैलकुलेशंस हो रही है भाई लोग, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, बस बने रहो। ठीक है, यहाँ पे इसको प्लस कर लिया सेमी सर्कल को। ठीक है, क्या बात है। और क्या सर? ये तो हो गया, बाउंड्री में ये 13 और 13 भी तो आ रहा है, तो इसको भी प्लस कर लेते हैं। तो 13 + 13। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया ये? πr + πr + 13 + 13 कितना होता है? 26। πr + πr कितना हो गया? 2πr + 26। सारी वैल्यूज रखते जाओ, और क्या। 2 × 22/7, रेडियस कितना है? 7/2 है, ये चीज पहले ही निकाल चुके हैं, +26। मैंने क्या सिखाया है? कटिंग करो। 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, 22 + 26। 22 + 26 कितना होता है? 20 20 40, 48 मीटर्स पेरीमीटर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। गिरना मत, समझ आया? ठीक है, ऐसे करना है आपको क्वेश्चन को। एक बार रिकैप करवा देते हैं यार। ये एनसीईआरटी का आपके पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, थोड़ा सा भारी क्वेश्चन है ओनली इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन, लेकिन इस एक क्वेश्चन से आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। एरिया निकालना था, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल कर दिया। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करा? बाउंड्री की लेंथ को प्लस करना है, मतलब क्या? सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, 2 बार सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस प्लस ये लेंथ कर दिया रेक्टेंगल की। समझ में आया? इसको मत प्लस कर देना, ये बाउंड्री नहीं है, ये बाहर आ रहा है क्या? ये तो अंदर आ रहा है ना। समझ आ रहा है? ऐसे हमने करा, और सारे कैलकुलेशंस आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, चलो यार इसी के साथ। ठीक है, तो आगे हमारे पास एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी पेस बढ़ाना है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है हम लोग को मिलकर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम हम ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स वाले चैप्टर में समझ चुके हैं। क्या कि ट्रिपेजियम एक ऐसा पॉलीगॉन होता है जो इधर से पैरेलल होता है और इधर से नॉन पैरेलल होता है, या फिर इधर से पैरेलल हो सकता है, इधर से नॉन पैरेलल हो सकता है। कहने का मतलब क्या? एक ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होंगी पैरेलल और बाकी 2 होंगी नॉन पैरेलल। ठीक है, तो ये ट्रिपेजियम है, ये ट्रिपेजियम है। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? मैं आप लोगों को पहले एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं कि क्या होता है इसके एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला। इसके एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू, नोट कर लो, अच्छा मैं नीचे से अच्छे से लिख देता हूं। इसके एरिया का फॉर्मूला होता है, अच्छे से नोट कर लेना, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। क्लियर है? ये ट्रिपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है। अब ये कैसे आता है ये मैं आपको थोड़ा बहुत एक फीलिंग दे देता हूं। पूरा निकाल के दिखाऊंगा ना बबुआ, तो ये क्लास चलती रह जाएगी, चलती रह जाएगी, खत्म ही नहीं होगी। ठीक है, देखो यार कैसे निकाला गया होगा। कुछ नहीं करा, मतलब कुछ तो करा। वो क्या करा? हमने क्या करा, इस ट्रिपेजियम को, मान लो ये ट्रिपेजियम है, हमने इस ट्रिपेजियम को एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल में ब्रेक कर लिया। फिर से बोलता हूं, हमने इस ट्रिपेजियम को, ये ट्रिपेजियम है, ये दोनों पैरेलल, ठीक है, ये दोनों नॉन पैरेलल बबुआ। मैंने क्या करा, एक लाइन यहां से खींची, तो ये 2 शेप्स में डिवाइड हो गया, और वो शेप्स हम जानते हैं, ये रेक्टेंगल है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये 90 डिग्री पे। समझ आ रहा है? तो ट्रिपेजियम का एरिया कैसे आया होगा? ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस ये ट्रायंगल का एरिया। सही बोल रहा हूं बबुआ? फिर से बोल देता हूं, ये बड़ा सा ट्रेपेजियम था, इसके एरिया का फॉर्मूला मुझे नहीं पता, तो मैंने दिमाग लगाया कि क्यों ना इसको ब्रेक करा जाए उन शेप्स में जिनके एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे पता है, जैसे कि रेक्टेंगल और ट्रायंगल। तो मैंने बीच में एक लाइन खींची, इस लाइन ने इस ट्रेपेजियम को रेक्टेंगल और ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। तो ट्रेपेजियम का एरिया कैसे आएगा? रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल, और वहीं से ये फॉर्मूला निकल कर आता है। कभी बहुत लंबी क्लास होगी ना तो जरूर बताऊंगा कैसे निकलता है, लेकिन समझ गए होगी कि कैसे निकलता है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना भाई, ये फॉर्मूला यूज करना है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब क्या? जो भी पैरेलल साइड्स होंगी उनकी लेंथ का सम। जैसे कि यहां पे क्या है, 20 और 30, तो यहां पे क्या आ जाएगा बीच में, हरे पेन से करते हैं, 20 + 30 इंटू हाइट कितनी? हाइट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पैरेलल साइड्स के बीच का। ठीक है, ये ठीक है,
कितनी दी हुई है 12, तो यहाँ पे आ जाएगी 12 और हाफ लिखा हुआ है। अब ऐसा क्यों है सर, बता दो ना। अरे बता, समझ रहे हो ना, बहुत टाइम लगेगा, समझ रहे हो ना। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, बाकी मैंने आपको फीलिंग दे दिया है, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लो, बहुत सारी बुक में इसको ऐसा भी लिखा होता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। हाफ इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या है, अरे सम ऑफ पैरेलल साइड्स बोल सकते हो, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला जल्दी से याद करो, जल्दी से याद करो, अभी क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। क्लियर है, चलो यार एक आध क्वेश्चन निपटा लेते हैं ट्रेपेजियम पर। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, हुज पैरेलल साइड्स आर 24 एंड 20। तो एक ट्रेपेजियम अगर मैं जल्दी से बनाने की कोशिश करूं तो ऐसा ऐसा बना लेते हैं, ठीक है, फटाक से। ठीक है, पैरेलल साइड्स अगर, अरे भाई अच्छे से बना लेते हैं। ये है मेरे पास ट्रेपेजियम, ठीक है, इसकी पैरेलल साइड्स ये वाली और ये वाली कितनी दी हुई है, एक को 24 बोल देते हैं, ऊपर वाली छोटी होगी तो ऊपर वाली को 20 बोल देते हैं, और नीचे वाली को 24 बोल देते हैं। यानी कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन देम मतलब क्या, ये देम क्या है यहां पर, आराम से क्वेश्चन रीड करोगे तो समझ आएगा। टीचर का वेट नहीं करोगे, मुझे वादा करो, आप कभी भी अपनी जिंदगी में एक रूल बना लो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी चीज पढ़ रहे हो, पहले खुद से समझने की कोशिश करोगे, मुझे वादा करो, खुद को वादा करो। ठीक है, तो अगर आप इसको आराम से रीड करोगे ना, तो बार बार रीड करो, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, फिर आप टीचर से पूछ सकते हो। देम का मतलब यहां पे पैरेलल साइड्स है, कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स दिया हुआ है कितना, 15 सेंटीमीटर। तो आपको बेसिकली ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है पैरेलल साइड्स के बीच में, दैट इज 15 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। एरिया निकालना है, फॉर्मूला क्या, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, क्लियर है, आसान कैलकुलेशन है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो गया, 20 प्लस 24, 20 प्लस 24 इंटू हाइट। सर हाइट की जगह डाल दो ना, हाइट क्यों परेशान कर रहे हो, 15 रख दिया, काटा पीटी करेंगे भैया। 20 प्लस 24 कितना होता है, 44, तो ये हो गया 44 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 15, ये 2 44 से कट जाएगा, मतलब 44 2 काट देगा, है ना, 2 22 जा 22 इंटू 15 कितना होता है बबुआ, अरे ये तो बहुत टफ है, अरे तो टफ लग रहा है तो बगल में कर लो, 22 इंटू 15, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 11, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2। जितनी तेज मैं कर रहा हूं जरूरी नहीं है आप भी उतनी ही तेज करें, आपसे कृपया है कि आप आराम से कैलकुलेशन करें। ठीक है, बढ़िया, कितना आ गया 330, 330 एरिया आ गया अपने ट्रेपेजियम का। सेंटीमीटर था तो एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में या फिर मीटर स्क्वायर में। क्लियर हुआ, ऐसे आप फॉर्मूला यूज करके ट्रेपेजियम के एरिया निकाल सकते हो। अब यार एक बात मैं आप लोग को बताता हूं, बड़े बच्चों के लिए भी है ये बात, क्या कोई फॉर्मूला होता है, कोई फॉर्मूले में कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, वो क्या, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, यहाँ पे पैरेलल साइड्स का सम है, मतलब ऊपर वाली और नीचे वाली, ऊपर वाली और नीचे वाली, इनटू हाइट, मतलब यहाँ पे 4 चीजें हैं, एरिया, 2 साइड और हाइट। सुनना सुनना, एरिया, 2 साइड और हाइट। तो आपसे इसमें एक चीज पूछी थी एरिया, आपसे हो सकता है कोई और चीज भी पूछ लें, जैसे हाइट पूछ सकते हैं, एरिया दे देंगे, और क्या पूछ सकते हैं, कोई एक साइड पूछ सकते हैं और हाइट, और कोई एक साइड और एरिया दे देंगे। एक क्वेश्चन कराऊं कैसा, जरा देखो मजा आएगा। ठीक है, यही हम चीज समझना भूल जाते हैं कि कोई फॉर्मूला होता है ना, उस फॉर्मूले की मदद से सिर्फ वो एरिया नहीं निकाला जा सकता, और भी चीजें निकाली जा सकती हैं। कैसे, क्वेश्चन पढ़ो, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर इस बार तो एरिया ट्रेपेजियम का दे ही दिया, क्या 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया कितना दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको जल्दी से लिख लो अपने सॉल्यूशन पार्ट में भाई। ठीक है, बढ़िया। एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स, आराम से रीड करना है बच्चों, लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स, 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 बोलते रहो जब तक नहीं समझ आ रहा, ठीक है, नहीं तो टीचर बताएगा। कहने का मतलब क्या, पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड दी हुई है क्या 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं ट्रेपेजियम ऐसा बनाता हूं बच्चों, इसको ए बोलता हूं, इसको बी बोलता हूं, ए बी बोल दो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इसको मैं चलो हाइट बोल देता हूं। ठीक है, तो एक साइड की लेंथ दी हुई कितनी 10 सेंटीमीटर, तो ए हमको 10 दिया हुआ है, नीचे वाला नहीं दिया, देखेंगे क्या बोलेंगे। ठीक है, बढ़िया।
एंड इट्स हाइट, ट्रिपेजियम की हाइट दे रहे कितनी, 4 सेंटीमीटर, तो ये पार्ट 4 सेंटीमीटर दे रहे। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, मतलब बी निकालने को बोल रहे हैं। जैसे कि मैंने क्या कहा था, फॉर्मूला सिर्फ एक चीज निकालने के लिए नहीं होता, फॉर्मूले में जितनी भी चीजें हो सकती है उसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं बाकी चीजें देकर, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं फिर बाकी बातें करते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए प्लस बी, लिख दूं दिक्कत तो नहीं, ठीक है सर, ए प्लस बी इंटू हाइट, कितना हो गया ये, हाफ इंटू, सर ए कितना 10 मान लो, अरे बी को भी 10 मान सकते हो यार, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इंटू हाइट कितनी 4, एरिया दिया हुआ है 34, सॉल्व कर लेंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व करना आता है ना, चलो देखते हैं इसको। 2 मल्टीप्लीकेशन में, चलो उसको ऐसे काट देते हैं, चलो 2 1 जा 2, ठीक है, 2 2 जा 4, कोई दिक्कत तो नहीं, नीचे लग दो, कुछ मत करो ज्यादा, 10 प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय 2 और इधर 34। तनिक हमको अगर b की वैल्यू निकालना है तो b के साथ जितनी तमाम चीजें हैं सब एक साइड चली जाएंगी, फिर से बोलेंगे तनिक अगर हमको b की वैल्यू निकालना है तो b के साथ जितनी तमाम चीजें होंगी सब इस साइड चली जाएंगी, b के साथ क्या क्या है 2 और 10, सही बात है दोस्तों, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन में चले जाएगा, तो इसको इधर सॉल्व कर देते हैं हरा पेन से, ठीक है। तो 2 तो ये हो गया 34 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10 प्लस बी, बात सही है, हमें b निकालना है, एक पैरेलल साइड निकालनी है, ये हो गया 2 17 सा 17 इज इक्वल टू 10 प्लस बी, तो b कितना आ गया 10 उधर चला गया तो 17 माइनस 10, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 17 माइनस 10 हो गया कितना 7 सेंटीमीटर। सर सेंटीमीटर में क्यों, क्योंकि भाई तमाम चीजें सेंटीमीटर में दी हैं, तो पैरेलल साइड की लेंथ भी कितनी आएगी सेंटीमीटर में, कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। सर लेकिन एक सेकेंड, सर ये b 7 आ रहा है, ये 10 है, लेकिन ये b तो a से बड़ा दिख रहा है, अरे तो कोई बात नहीं, आप नीचे वाले को 10 मान सकते थे, ठीक है, क्वेश्चन बस समझना सीखो, ये तो डायग्राम मैंने बस आपको समझाने के लिए बना दिया, ऐसे ही रफ डायग्राम, ठीक है, क्लियर है, समझ आया। तो फॉर्मूले में जो भी चीजें होती हैं उसमें से आपको कुछ भी पूछ सकते हैं बाकी चीजें देकर, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं यार, क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ अ जनरल क्वाड्रिलैटरल, अभी तो हम लोगों ने ट्रेपेजियम की बात कर ली, राइट, कोई भी क्वाड्रिलैटरल होगा, क्वाड्रिलैटरल मतलब क्या, 4 साइड, मतलब 4 साइड 4 एंगल 4 वर्टाइसिस को मिला के जो शेप बनता है, जो पॉलीगॉन बनता है, उसको हम लोग क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं, पढ़ चुके हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल में। किसी भी क्वाड्रिलैटरल का एरिया कैसे निकालें, ट्रेपेजियम का तो फॉर्मूला होगा, ठीक है लगा लेंगे, लेकिन अगर हमको पता ही नहीं है कि वो क्वाड्रिलैटरल कौन सा है, ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो कैसे निकालेंगे, तो उसका मैं आपको फॉर्मूला देने जा रहा हूं, बहुत आसान है यार। क्वाड्रिलैटरल को क्या करो, बीच में से एक डायगोनल खींच दो, क्या बोला मैंने फिर से, बीच में से एक डायगोनल खींच दो AC। अब इस डायगोनल ने क्या करा हमारे क्वाड्रिलैटरल को, सर 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, और 2 ट्रायंगल का एरिया निकालना तो आता है ना बबुआ, का हाफ बेस इनटू हाइट। तो अगर मुझे ABCD, मान लो मुझे एरिया ऑफ अगर ABCD निकालना है, एरिया ऑफ ABCD निकालना है, कैसे आएगा ABCD मतलब क्वाड्रिलैटरल, ABC प्लस DAC, 2 ट्रायंगल का एरिया, मतलब एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ DAC बोल दो, CDA बोल दो, ADC बोल दो, कुछ भी बोल दो, है ना, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे वाला ट्रायंगल बस इतना समझ गए, तो एरिया ऑफ ADC बोल देता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या, हाफ बेस इनटू हाइट। तो पहले ABC की बात कर लेते हैं, ABC का बेस कितना, सर आपने बताया था अभी सेशन के स्टार्टिंग में, जहां पे हाइट गिरती वही बेस बनता है, तो हाइट कहां पर गिर रही है, सर AC पे गिर रही है, तो AC बेस बन जाएगा, तो हाफ बेस मतलब AC इंटू हाइट कितनी H1 मान लेता हूं, H1 दी हुई है डायग्राम के हिसाब से, प्लस हाफ इंटू, सर इस वाले ट्रायंगल की हाइट मैंने D से गिराई, D से हाइट गिरी H2 कहां पर गिरी AC पर, फिर से D से हाइट गिरी H2 AC पर, तो बेस कितना हो गया AC, तो इसका भी कितना आ गया हाफ इंटू AC इंटू हाइट कितनी H2। समझ में आ रहा है, तो किसी भी क्वाड्रिलैटरल का फॉर्मूला क्या हो गया भैया, ये एक टर्म ये दूसरी टर्म, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है हाफ इंटू AC कॉमन है, और अंदर क्या बचेगा, यहां से हाफ इंटू AC बाहर गया तो H1 बचा, और यहां पर H2 बचा, मेरे ख्याल से समझ गए हो गया आप लोग, पिंक पैंथर, ठीक है।
तो ये होता है कोई भी क्वाड्रिलैटरल के एरिया का फॉर्मूला। अरे मतलब समझ गए ना, कोई भी क्वाड्रिलैटरल है, दो ट्रायंगल में डिवाइड कर लिया तो दो ट्रायंगल के एरिया को मिला के क्वाड्रिलैटरल का एरिया आ जाएगा। दो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, और जब फॉर्मूला लगाया तो कुछ ऐसा आ गया, हाफ इंटू AC इंटू H1 प्लस H2। ये AC क्या है? AC को आप डायगोनल भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो भाई? AC डायगोनल है ना, यहाँ पे डायगोनल भी लिख सकते हो। क्या? हाफ D इंटू H1 प्लस H2। हाफ AC मतलब D इंटू H1 प्लस H2। AC डायगोनल है ना, है कि नहीं? समझ में आया जनरल क्वाड्रिलैटरल का फॉर्मूला? चलो यार आगे चलते हैं। क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ रोम्बस। अब रोम्बस क्या होता है सर? एक स्पेशल तरीके का क्वाड्रिलैटरल होता है। कैसा होता है ये क्वाड्रिलैटरल? ये ऐसा क्वाड्रिलैटरल होता है जिसके सारे साइड्स सेम होते हैं, जिसके सारे साइड्स सेम होते हैं, राइट? सर इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? अरे वैसे ही निकाला होगा ना, एक क्वाड्रिलैटरल है, दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करा होगा, करके बताऊं क्या? चलो जरा जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो। स्ट्रेट लाइन कहां गई मेरी? हाँ मैंने डायगोनल बनाया, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। इसके एरिया का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है क्या सर? एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू D1 इंटू D2। सर D1 इंटू D2 क्या है? डायगोनल 1 और डायगोनल 2, इसके दो ही डायगोनल होंगे ना, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? अपोजिट वर्टाइसिस को जो ज्वाइन करता है, अपोजिट वर्टाइसिस को जो ज्वाइन करता है। समझ आ रहा है? तो किसी भी रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों दोस्तों, दोनों चीजें, ठीक है, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक है। ये कैसे आया होगा? ये वही अभी जो क्वाड्रिलैटरल का फॉर्मूला निकाला ना, वहीं से आया। कैसे आया मैं बताता हूं आपको, जरा देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। मैं इसका एक और डायगोनल बना रहा हूं यहां पर, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अब एक बात बताइए, अब एक बात बताइए, बात बताइए कि ये 90 डिग्री होगा? होगा कि नहीं होगा? सब 90 डिग्री होगा? होगा कि नहीं होगा? सर कैसे 90 डिग्री होगा? तनिक अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल में समझे थे, और नहीं भी समझे थे तो सुन लो फिर से, कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं ना, जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। वो एक दूसरे को क्या करते हैं? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट। मतलब ये दोनों डायगोनल्स हैं, एक दूसरे को एकदम परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट, मतलब 90 डिग्री पे इक्वल हिस्से पे काटते हैं, 90 डिग्री पे इक्वल हिस्से पे काटते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या? ये बराबर ये होगा, ये बराबर ये होगा। समझ में आ रहा है? और ये एंगल्स 90 डिग्री होंगे। तो अब जनरल क्वाड्रिलैटरल का फॉर्मूला क्या था? याद करो, अभी मैंने प्रूव करा। क्या? एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल क्या? हाफ इंटू डायगोनल इंटू H1 प्लस H2 था। बात सही है? H1 क्या? ऊपर वाले ट्रायंगल की हाइट, H2 क्या? नीचे वाले ट्रायंगल की हाइट, राइट? अब आप एक बात बताओ, डायगोनल क्या? डायगोनल यहां पे क्या AC लिख सकता हूं? लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? तो चलो डायगोनल को मैं, चलो डायगोनल को मैं D1 ही लिख देता हूं, अब समझ जाना, ठीक है? चलो ठीक है, अभी आप लोगों को समझाने के लिए मैं AC लिख ही देता हूं, समझना, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है? H1 क्या है? H1 सर ऊपर वाले ट्रायंगल की हाइट जो 90 डिग्री पे गिरती है। अब ऊपर वाले ट्रायंगल की हाइट कितनी है सर? D से लेके यही है। क्यों? क्योंकि भाई ये 90 डिग्री पे तो गिर रहा है ना। अगर मैं इसको O बोलूं तो ऊपर वाले ट्रायंगल की हाइट क्या हो गई? D हो गई। ADC की हाइट D हो गई। तो H1 की जगह क्या लिख सकता हूं? DO लिख सकता हूं। सुनना बहुत ध्यान से, H2 क्या होगा? नीचे वाले ट्रायंगल की हाइट जो कि B से गिर रही है, नीचे वाले ट्रायंगल की हाइट जो कि B से गिर रही है, B से O तक। सर B से O तक क्यों? क्योंकि वही तो 90 डिग्री पे गिर रहा है, तो वही हाइट होगी, तो BO हो गई। समझ में? अब एक बात बताओ दोस्तों, DO प्लस BO कितना है? DO प्लस BO, सर DO प्लस BO तो DB है। फिर से सर DO प्लस BO, DO प्लस BO को मैं BD या फिर DB लिख सकता हूं, DB। समझ आया? तो बस यही आ गया भाई, हाफ इंटू AC इंटू DB। और ये AC और DB क्या है रोम्बस के? सर AC एक डायगोनल है, DB दूसरा डायगोनल है। समझ में आया? ऐसे निकाले जाते हैं एरियाज। फिर से बोलता हूं, AC एक डायगोनल है, DB दूसरा डायगोनल है। तो इसलिए फॉर्मूला क्या लिख देते हैं हम लोग? हाफ इंटू रोम्बस का डायगोनल 1 इंटू रोम्बस का डायगोनल 2। रोम्बस बोल रहा हूं मैं। ये होता है एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला। फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द थिंग्स व्हिच आर गिवन इन द फॉर्मूला। आपसे एरिया भी पूछ सकते हैं रोम्बस का, डायगोनल 1 और डायगोनल 2 दे सकते हैं। आपसे डायगोनल 1 पूछ सकते हैं, डायगोनल 2 और एरिया दे सकते हैं। आपसे डायगोनल 2 पूछ सकते हैं, डायगोनल 1 और एरिया दे सकते हैं। समझ में? बहुत आसान सा फॉर्मूला है रोम्बस का यार, ठीक है? इसके साथ आगे चलते हैं, देखते हैं यार आगे क्या करना है। एरिया ऑफ पॉलीगॉन्स। अब किस किस का एरिया पढ़ेंगे? रोम्बस का तो पढ़ लिया, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ट्रिपेजियम का पढ़ लिया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। फिर रेक्टेंगल का तो पहले से ही पता है, स्क्वायर का पहले से ही पता है ना? पॉलीगॉन्स का एरिया कैसे निकालूंगा? पॉलीगॉन्स मतलब क्या? अरे भैया ये
मैं फिलहाल रेगुलर पॉलीगॉन्स की बात करूँ। किसी रेगुलर रेगुलर क्या होते हैं? रेगुलर क्या होते हैं? जिसकी सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। अरे बाबू ये सारे साइड्स इक्वल नहीं दिख रहे हैं क्या नाम है इसका? 6 साइड्स का हेक्सागन। बताए थे कि नहीं बताए थे? कोई बात नहीं, इसको नहीं पता तो भैया 6 साइड वाले पॉलीगॉन को हेक्सागन बोलते हैं और सारी इक्वल है इसलिए इसको रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। लेकिन जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, बस तुम ये सोचो कि भैया अटपटा सा शेप बना हुआ है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? कोई बात नहीं, इसका एरिया निकालने के लिए कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो ऑलरेडी फॉर्मूलास पता है ना हम लोग को, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स का, ट्रेपेजियम, रोम्बस, उसमें ब्रेक कर लो। बस कैसे करेंगे? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं कुछ, अगर मैं बीच में से इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो डॉटेड लाइन से करें क्या? अच्छा लगेगा जरा, देखो ऐसा ज्वाइन कर दिया मैंने। एक बात बताओ, ये जो मैंने लाइन ज्वाइन करी है, इस लाइन ने इस बड़े से शेप को कोई दो शेप में डिवाइड करा है कि नहीं करा? पेन गिर गया, सॉरी फॉर दैट। हाँ, फिर से क्या इस लाइन ने, मेरी बीच वाली लाइन में, आपकी बीच वाली लाइन ने इस बड़े से हेक्सागन को दो शेप में डिवाइड करा है। अब ये दो शेप कौन सा है? जरा इसको छुपा के देखो, कौन सा शेप है जरा इधर वाला बताओ। सर ये पैरेललोग्राम की तरह नहीं लग रहा, ये ट्रिपेजियम है। क्या है ये? ट्रिपेजियम है। फिर से क्या है ये? ट्रिपेजियम है। समझ आ रहा है ना भैया? ये पैरेलल साइड्स और ये नॉन पैरेलल साइड्स, तो ये एक ट्रिपेजियम हुआ। तो कहने का मतलब क्या, ये एक ट्रिपेजियम है, ये दूसरा ट्रिपेजियम है। तो आपको ये बड़े से पॉलीगॉन का एरिया निकालने के लिए कोई अलग से फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। बस हमको ये वाले ट्रिपेजियम का एरिया निकालना है, ये वाले ट्रिपेजियम का एरिया निकालना है, दोनों को प्लस कर देना है, तो इस बड़े वाले का एरिया आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे कैसे करें? यहाँ पे भी ऐसी कुछ करना पड़ेगा। आप देखो, ऐसा ब्रेक करा इसको और इसको ऐसा ब्रेक करा। एक बात बताओ, बड़े शेप का एरिया निकालना था, हम लोग तो घबरा गए, कैसे निकालेंगे? इसका भी फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि नहीं? क्या करा हम लोगों ने, जैसी लाइंस बनाई तो अब कुछ जाने माने शेप दिखे। कौन से शेप दिखे? ऊपर वाला सर ट्रिपेजियम दिख रहा है क्योंकि ये दोनों पैरेलल, ये दोनों नॉन पैरेलल। सर नीचे वाला ट्रिपेजियम दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों नॉन पैरेलल। सर ये क्या है? अरे ये रेक्टेंगल है बबुआ, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम। बात सही है। तो इसका एरिया कैसे आएगा? एरिया ऑफ ये वाला ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ये वाला ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ये वाला रेक्टेंगल। समझ में आया? तो पॉलीगॉन्स, रेगुलर पॉलीगॉन्स का एरिया निकालने के लिए बस उसको ब्रेक कर दो बीच में लाइन बनाकर। समझ में आ रहा है? चलो यार एक आध क्वेश्चन कर लिया जाए। क्या दिया हुआ है, इसका एरिया निकालना है, पढ़ लो जरा। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द गिवन फिगर ए बी सी डी ई एफ। अरे भैया ए बी सी डी ई एफ कहां लिखा है? ऐसे लिख लेते हैं, चलो इसको ए बी सी डी ई एफ। हमको ए बी सी डी ई एफ का एरिया निकालना है, मतलब इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? क्या कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है? नहीं सर, उन्होंने ऑलरेडी बीच में लाइन बनाई गई है। उस लाइन ने क्या करा है? हमारे शेप को दो एरियाज में डिवाइड करा है, ट्रिपेजियम और स्क्वायर। ट्रिपेजियम और स्क्वायर, स्क्वायर है कि नहीं है? 20 बात सही है, कर लेंगे। तो इस बड़े से शेप का एरिया कैसे आएगा? ऐसे निकाल सकते हो आप, एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ, है ना, ए बी सी डी ई एफ ये इज इक्वल्स टू, सर किस किस का एरिया प्लस करना पड़ेगा? ट्रिपेजियम प्लस स्क्वायर। तो एरिया ऑफ, इल्लो से लिख देते हैं, अलग लगेगा, अच्छा लगेगा भाई, मिट जाओ। हाँ, एरिया ऑफ, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, एरिया ऑफ ए बी सी डी जो हमारा ट्रिपेजियम है, प्लस एरिया ऑफ ए डी ई एफ जो हमारा स्क्वायर है, ए डी ई एफ। और इसका एरिया का फॉर्मूला तो ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं ना, क्या होता है एबीसीडी का एरिया का फॉर्मूला? कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें? चलो इससे करते हैं, बढ़िया, शायद अच्छा लगे। जरा देखो, तो एरिया ऑफ एबीसीडी कितना आ जाएगा? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। डायरेक्ट लिखूं, पैरेलल साइड्स का सम मतलब क्या? 6 प्लस एडी। सर एडी कितना है? सर एडी उतना ही तो होगा जितना एफ ही है। फिर से बोल देते हैं सर, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब बीसी प्लस एडी, बीसी प्लस एडी। तो पहले लिख ही देते हैं आप लोगों के लिए, बीसी प्लस एडी इंटू हाइट, इंटू हाइट। अभी लिखते हैं हाइट कितनी है, ठीक है, इज इक्वल्स टू, सॉरी इज इक्वल्स टू नहीं, प्लस है, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला सर ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर लिख सकते हैं, सारे से ही करते हैं, ठीक है, हाफ इनटू
बीसी कितना है बबुआ 6 प्लस एडी कितना है बबुआ, सर एडी उतना ही होगा जितना एफ है, ये दोनों बराबर है 20 क्योंकि वो एक स्क्वायर है, राइट। तो ये भी हो गया 20 इंटू सर ट्रिपेजियम की हाइट तो शायद दी हुई है या नहीं दी हुई है, देखते क्या ये हाइट नहीं है 8, एकदम सीधे बोल रहे कि भैया सीधा डिस्टेंस 8 है, सीधा डिस्टेंस 8 है, सीधा मतलब क्या, ये एडी से बीसी का सीधा डिस्टेंस 8 है, समझ आ रहा है। तो ये अपने को 8 दिया हुआ है हाइट, प्लस ए स्क्वायर मतलब साइड ऑफ स्क्वायर मतलब 20 का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से इसको सॉल्व करने में किसी बच्चे को कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। हाफ इंटू 6 प्लस 20 इज 26 इंटू 8 प्लस 20 का स्क्वायर इज 400, 20 इंटू 20 400 होता है, ठीक है। कटिंग फटिंग कर लो और सॉल्व कर लो। 2 इंटू 13, 13 इंटू 8 कर लेना, 13 इंटू 8 कितना होता है बबुआ 104, यहां पे कर देता हूं मैं 104 प्लस 400, यह आ जाएगा आपका 504। एरिया है तो कुछ स्क्वायर मीटर में आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर क्योंकि सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया इस खतरनाक से शेप का। कहां से था खतरनाक, ट्रिपेजियम और स्क्वायर ही तो था। तो समझ में आया कैसे निकालना है, बस ब्रेक कर लो उस बड़े शेप को उन शेप्स में जो आपको ऑलरेडी जिनका एरिया पता है, ठीक है। इसी के साथ यार चलो तो यार कब कुछ फाइनल 2 से 3 क्वेश्चंस बचे हुए उनको भी देख लेते हैं और उसके बाद बस सेशन खत्म। और क्या, आज का पार्ट 1 खत्म, पार्ट 2 में मिलना है ना। चलो यार क्या बोल रहे हैं ऋतिक सर, क्या बात है, ऋतिक सर हैज अ स्क्वायर प्लॉट, मेरे पास एक स्क्वायर प्लॉट है, क्या बात है, ये स्क्वायर प्लॉट दिख रहा होगा आपको 25 25 25 25 होगा, ठीक है, विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर, ठीक है, दिया हुआ है 25 25। ही वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस, क्या बात है, मेरे पास प्लॉट है, मुझे हाउस बनाना है यहां पर प्लॉट में अपने, इन द मिडल ऑफ द प्लॉट, एकदम बीच में, ये दिख रहा है येलो येलो कलर से दिख रहा होगा है ना, ठीक है। अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, गार्डन भी बना लिया भाई मैंने, क्या इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस मतलब हाउस के अराउंड सराउंड कर रहे हैं गार्डन से, ठीक है। फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन, जैसे कि मैं बोलता हूं मेंसुरेशन के क्वेश्चन को बॉयज एंड गर्ल्स एनालाइज विजुअलाइज और आराम से रीड करना है, काम हो जाएगा, बस आराम से रीड करो, ठीक है। फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस, हम लोग को गार्डन डेवलप करने का हाउस के आजू बाजू कॉस्ट निकालना है, गार्डन बनवाने का, गार्डन डेवलप करने का हाउस के आजू बाजू कॉस्ट निकालना है। और रेट क्या चल रहा है मार्केट में, एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। अब ये रेट का मतलब क्या है कि भैया 55 रुपए, सॉरी वाह, हाँ, कि भैया 55 रुपए लग रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर गार्डन बनाने में। मतलब अगर आपको 1 मीटर स्क्वायर एरिया में गार्डन बनवाना है तो भाई साहब 55 रुपए देने पड़ेंगे। अगर 2 मीटर स्क्वायर के एरिया में गार्डन बनवाना है तो कितने देने पड़ेंगे, 2 इंटू 55। अगर 3 मीटर स्क्वायर के एरिया में गार्डन बनवाना है तो 3 इंटू 55। अगर 4 मीटर स्क्वायर के एरिया में गार्डन बनवाना है तो 4 इंटू 55। लेकिन देख लेते हैं ना, पहले पता तो कर लेते हैं कि 4 मीटर स्क्वायर में बनवाना है कि 100 मीटर स्क्वायर में बनवाना है, उस हिसाब से पैसे देंगे, ठीक है। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा कि कितने मीटर स्क्वायर में गार्डन बनवाना है। ये बात समझ आ रही है, समझ आ रहा है भाई, हमको कॉस्ट ऑफ गार्डन डेवलपमेंट निकालना है ना, राइट। तो हम लोग को पहले निकालना तो पड़ेगा कि गार्डन कितने एरिया में डेवलप करवाना है। तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। और वो कैसे निकालेंगे जरा देखो, गार्डन कहां बनाना है, अगर मैं आपको हरे पेन से दिखाऊं तो गार्डन यहां बनाना होगा, यहां पे, राइट, यहां पर हाउस के अराउंड बचे हुए पिलाट में, है ना। ये एरिया आएगा कैसे, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। मेरे पास स्क्वायर प्लॉट है, अगर मैं स्क्वायर प्लॉट का एरिया निकालता हूं तो उससे ये पूरा एरिया आ जाएगा, आराम से सोच लो। अगर मैं स्क्वायर का एरिया निकालता हूं, स्क्वायर प्लॉट का एरिया निकालता हूं तो उससे ये पूरा एरिया आ जाएगा, सही बोल रहा हूं है ना, ठीक है। अब अगर उस स्क्वायर प्लॉट के एरिया से मुझे कुछ माइनस करना पड़ेगा, माइनस क्यों, क्योंकि मैं बीच में थोड़ी गार्डन बना रहा हूं, मैं तो उसके आजू बाजू बना रहा हूं ना हाउस के। तो मेरे को क्या माइनस करना पड़ेगा स्क्वायर प्लॉट के एरिया से, सर ये रेक्टेंगल का, ये बीच वाले का एरिया मुझे माइनस करना पड़ेगा, सही बोल रहा हूं, आराम से सोच लो। मुझे ये हरे पार्ट का एरिया निकालना है। मैं इसको आप ये अलग से भी दिखा देता हूं। मेरे पास स्क्वायर है, बीच में मेरे पास हाउस है, ठीक है, मुझे इसका एरिया निकालना है, सही बात है। तो जब मैं स्क्वायर का एरिया निकालूंगा तो पूरा एरिया आ जाएगा, पूरे के एरिया से मुझे ये येलो वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा, तब जाके तो व्हाइट वाला एरिया आएगा, समझ में आ रहा है। पूरे एरिया से बीच हटा दिया तो बगल का आ गया,
फिर से बोलता हूं, पूरे एरिया से बीच वाला हटा दिया तो आजू बाजू का आ गया। समझ आ रहा है? और आजू बाजू का ही तो एरिया निकालना है। क्यों? क्योंकि आजू बाजू के एरिया में तो हम मस्त गार्डन में बैठेंगे। समझ आ रहा है? बढ़िया। तो बेसिकली करना क्या पड़ेगा हम लोग को, यहां पर येलो पेन निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोग को गार्डन का एरिया निकालने के लिए यहां पे लिखते हैं ऐसे, एरिया ऑफ गार्डन निकालना पड़ेगा, क्योंकि गार्डन डेवलप करने का कॉस्ट निकालना है। तो एरिया ऑफ गार्डन निकालने के लिए सर एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट में से, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट में से बीच वाला कौन सा शेप है सर? रेक्टेंगल शेप है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस करना पड़ेगा। बात सही है? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को निपटा दिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? सबको अभी तक फॉर्मुलेज याद हो गए होंगे। ए स्क्वायर, वो तो पहले भी याद थे सर। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, तो माइनस एल बी लिख देते हैं, सारी चीजें रख देते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब 25 इंटू 25, तो 25 इंटू 25 माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ। स्क्वायर प्लॉट की लेंथ कितनी है सर? 20 दी हुई है, दिख रहा है ना 20। ठीक है, और ब्रेथ कितनी? 15, तो 20 इंटू 15 माइनस 20 इंटू 15 कर दो। बस इसको सॉल्व करना, और क्या ही करना। 25 इंटू 25 कितना होता है? जल्दी कर लेते हैं, याद रखना हो तो याद रख सकते हो। 25 इंटू 25 होता है 625 माइनस 20 इंटू 15, तो 20 इंटू 20 होता है 400, 20 इंटू 15 होगा 300। समझ आ रहा है? ये मैंने डायरेक्ट कर लिया, आप लोग अपना टाइम लेके वक्त लेके कर लेना। ठीक है, कितना आ गया? 625 माइनस 300, यह रहेगा आपका 325। तो 325 स्क्वायर यूनिट्स में आएगा। कौन सी? मीटर स्क्वायर। 325 मीटर स्क्वायर आ गया मेरे गार्डन का एरिया, एरिया ऑफ गार्डन। ठीक है, इसको आप चाहो तो डब्बे में लिख लो ऐसे। क्या बात है, समझ आ रहा है? अब 325 मीटर स्क्वायर के पैसे तो लगेंगे। क्यों पैसे लगेंगे? क्योंकि 325 मीटर स्क्वायर में गार्डन बनाना है। समझ आ रहा है ना? इसका एरिया भाई साहब, आजू बाजू का एरिया 325 मीटर स्क्वायर आ गया है, और यहीं पे तो मुझे गार्डन बनाना है। पैसा रेट क्या चल रहा है मार्केट में? रेट चल रहा है 1 मीटर स्क्वायर का 55 रुपए। तो इसको ऐसा करते हैं अपन लोग। एक बात बताओ आप लोग खुद सोच के, 1 मीटर स्क्वायर का 55 रुपए ले रहा है सामने वाला, है ना? 2 मीटर स्क्वायर का कितना लेगा सर? 2 इंटू 55। बात सही है? जिसको नहीं समझ में आता उसके लिए कर रहा हूं मैं। ठीक है, 3 मीटर स्क्वायर, चलो 5 मीटर स्क्वायर का कितना लेगा? 5 इंटू 55। सही बात है, लेकिन कितने मीटर स्क्वायर का प्लॉट है सर? 325। तो 325 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा? 325 मल्टीप्लाइड बाय 55, कितना रुपए लगेगा? इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ? सॉल्व कर लोगे ना? आप लोग पे छोड़ रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर मुझे जरूर बताना। ठीक है, इसको क्या ही मतलब, और चेक भी करना होगा तो कैलकुलेटर से कर सकते हो। ठीक है, आगे चले, समझ में आ गया? चलो बहुत अच्छे यार, एक और क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है? यू वॉन्ट टू बाय, अब आपको खरीदना है कुछ। यू वॉन्ट टू बाय अ ट्रिपेजियम शेप्ड फील्ड। आप लोग को एक ट्रिपेजियम शेप्ड फील्ड खरीदनी है। इट्स साइड, आराम से क्वेश्चन को रीड करेंगे, डरेंगे नहीं। क्या नहीं करेंगे? डरेंगे नहीं, आराम से क्वेश्चन को रीड करेंगे। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। आराम से रीड करो, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से आराम से। ठीक है, इट्स साइड अलोंग द रिवर, जो ट्रेपेजियम प्लॉट आपको दिख रहा है, जो आप लोग को खरीदना है, उसकी 2 साइड्स हैं, राइट? पैरेलल साइड्स की बात कर रहा हूं। एक पैरेलल साइड ये है, एक पैरेलल साइड ये है। ठीक है, एक पैरेलल साइड रिवर के पास है, एक पैरेलल साइड रोड के पास है। एक पैरेलल साइड रिवर के पास है, एक पैरेलल साइड रोड के पास है। इट्स साइड अलोंग द रिवर, रिवर वाली साइड इज पैरेलल एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। मतलब जो रिवर वाली साइड आपको, सीधी सी बात है, दिख रहा होगा कि बड़ी है रोड वाली साइड से। आपको ये वाली साइड, आपको ये वाली साइड इससे बड़ी दिख रही होगी। दिख रही है? कितनी बड़ी है? वो लोग बोल रहे हैं कि ये इसकी दुगनी है, ये इसकी दुगनी है। मतलब ये अगर 10 होगा तो ये 20 होगा। ठीक है, अगर ये 20 होगा तो ये 40 होगा, अगर ये 5 होगा तो ये 10 होगा, अगर ये 100 होगा तो ये 200 होगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो बेसिकली इट्स साइड अलोंग द रिवर इज ट्वाइस द सॉइड, बोल रहा हूं, इज ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। समझ आ रहा है? बढ़िया। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10500 मीटर स्क्वायर, दिस फील्ड मतलब क्या? ये ट्रिपेजियम शेप फील्ड का एरिया दे दिया बबुआ। ठीक है, ऐसा भी एक और क्वेश्चन में करे थे क्या? इसका एरिया आपको दे दिया कितना? 10,500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या दे रहे?
एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स। इंपॉर्टेंट क्या है, टू पैरेलल साइड्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है। ये दो पैरेलल साइड्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 100 मीटर, मतलब ये ट्रेपेजियम की हाइट है। सही बोल रहा हूं, बढ़िया। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रोड। क्या निकालना है, क्वेश्चन अब समझ गए, ये समझ लो कि निकालना क्या है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। रिवर वाली साइड की लेंथ निकालनी है, रिवर वाली साइड की लेंथ निकालनी है। ठीक है, हमको फॉर्मूला पता है ना, हमको और कुछ भी नहीं पता, हमको क्वेश्चन भी समझ में आ रहा, लेकिन हमको एक चीज तो पता है और सबको पता होती है, फॉर्मूला। तो लिख दो और उसके बाद बाकी चीजें सोचो। ऐसे ही करना चाहिए मैथ्स में, क्योंकि स्टेप मार्किंग मिल जाती है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड लिख सकते हो आप। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप क्या लिख सकते हो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। बात समझ आ रहा है, सही है, यही फॉर्मूला होता है। जो जो चीजें पता है लिख दो, उसके बाद जो जो चीजें नहीं पता उसके बारे में बात करेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो सारा दिया हुआ है, 10500 इज इक्वल्स टू हाफ, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाइट दी हुई है कितनी, 100, तो हाइट भी 100 डाल दो। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स के साथ खेलना है सर, क्यों, क्योंकि हमको नीचे वाली निकालनी है। ठीक है, कुछ रिलेशन दिया हुआ तो ऊपर जो हमने छोड़ दिया, क्या, जो रिवर वाली साइड है वो रोड वाली साइड से दुगनी है, जो रिवर वाली साइड है वो रोड वाली साइड से दुगनी है, जो रिवर वाली साइड है वो रोड वाली साइड से दुगनी है। राइट, तो मैं रोड वाली साइड को अगर x मान लेता हूं, मुझे नहीं पता ना रोड वाली साइड कितनी है, अगर मैं रोड वाली साइड को x मान लेता हूं तो रिवर वाली साइड कितनी हो जाएगी, 2x। सर रोड वाली साइड अगर 10 होगी तो ये वाली 20 होगी, रोड वाली साइड अगर 20 होगी तो ये वाली 40 होगी, डबल होगी। तो रोड वाली साइड मुझे नहीं पता तो मैं उसको x मान लेता हूं, क्योंकि वेरिएबल का काम ही यही है, जो नहीं पता वो निकालना। राइट, तो रोड वाली साइड को अगर मैं xy मान लेता हूं, कैसे मान, इससे मानते हैं, x मान लेता हूं तो ये हो जाएगा 2x। बात सही है, मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। राइट, तो बस यही तो करना है। यहाँ पे क्या लिख लो, x प्लस 2x। सर x प्लस 2x कैसे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स x प्लस 2x। ठीक है, और यही x निकाल लेते हैं अब कैलकुलेशन करके, इल्लो से करते हैं। तो क्या होगा भैया, वेरिएबल पहले सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2 50 जा, तो कितना आ गया ये 50, x प्लस 2x कितना हो गया 3x। ये तो नहीं पूछोगे ना कि ये कैसे हुआ। ठीक है, 10500। ठीक है, इसको इधर सॉल्व करते हैं, येलो से करते हैं। चलो, तो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए, वेरिएबल की वैल्यू निकालना है, वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए जितनी भी चीजें वेरिएबल के साथ होती हैं सब एक साइड जाती है। तो 50 मल्टीप्लीकेशन में तो इस साइड चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 10500 अपॉन 50 इज इक्वल्स टू 3x। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। सर अभी x के साथ 3 भी है तो 3 भी उधर भेज देते हैं, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10500 अपॉन 50 इंटू 3। अब कटिंग कर लेते हैं बबुआ, अब कटिंग कर लेते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 से 1 0 काट दो, 0 से 1 0 निपटा दिया। ठीक है, और क्या कट रहा है, 5 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, तो ये आ गया कितना 21 और ये 0, क्यों, क्योंकि 0 लगा हुआ था। कितना आ गया 210। आराम से लिख दो इसको, आराम से लिख दो, पहले कहाँ लिख दे। चलो इसको यार अगले पेज में करके आपको मैं दिखा देता हूँ, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा ही तो टाइम लगेगा। चलो इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं यार। ठीक है, यहाँ पे था 105 डिजो, वहां पे क्या बहुत ज्यादा घौच पौच हो रहा था, घौच पौच। 50 इंटू 3 इज इक्वल्स टू x, है ना, 0 से 1 0 गया। ठीक है, 0 से 1 0 गया, क्या बात है, तो ये बचा 1050 अपॉन 5 इंटू 3। पूरा पूरा करके दिखा रहा हूं मैं आप लोगों की कैलकुलेशन कैसे करा जाता है। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, कितना बचा x इज इक्वल्स टू बचा 210 बाय 3। 210 बाय 3 कितना होता है, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 0 वैसा का वैसा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 70, और यूनिट शायद मीटर में थी, मीटर। तो भैया हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई है 70, मतलब ऊपर वाले साइड की वैल्यू 70 आ गई, लेकिन हमें कौन सी साइड निकालनी है, रिवर वाली साइड निकालनी है, और रिवर वाली साइड कितनी है 2x। तो रिवर वाली साइड अगर 2x है, तो रिवर वाली साइड अगर 2x है, x की वैल्यू 70 है, तो रिवर वाली साइड कितनी हो गई 140, और सब कुछ मीटर में, तो मीटर। मेरे ख्याल से आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी, इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर हुआ कैसे करा, बस फॉर्मूला लगाया, उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू निकाली, और वेरिएबल की वैल्यू निकालने के बाद काफी सारे बच्चे छोड़ देते हैं, नहीं
वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकालनी थी, वेरिएबल के दुगना करके वैल्यू निकालनी थी। क्यों? क्योंकि रिवर वाली साइड 2x है, 2 टाइम्स ऑफ वेरिएबल। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा है, एक क्वेश्चन और बचा है, जरा देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन ने मुझे भी पता है बहुत पहले अटकाया था, बताता हूं कैसे। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। फॉर्मूला देखा था एरिया ऑफ रोम्बस का, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ठीक है, हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। रोम्बस का एरिया निकालना है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर दे रहे हैं। तो एक रोम्बस, चलो मैं ऐसा बना लेता हूं, एक रोम्बस मैंने ऐसा बना लिया, ठीक है, जिसकी साइड 5 5 5 5 दे रहे हैं, एंड हुज ऑल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। इसका ऑल्टीट्यूड भी दे रहे हैं, मतलब ये जो रोम्बस है इसका अपन को ऑल्टीट्यूड भी दे रहे हैं, कितना? 4.8 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है? क्या बात है, ठीक है। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसके एक डायगोनल की वैल्यू भी दे रहे हैं, मान लो, चलो इसको बोल देते हैं, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये भी बोल रहे हैं। फाइंड द अदर डायगोनल, हमको क्या निकालने को बोल रहे हैं? दूसरा वाला डायगोनल, जिसको हम लोग डॉटेड लाइन से बना देते हैं। अरे अच्छे से बन जाओ, दूसरा वाला डायगोनल निकालने को बोल रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता, फॉर्मूला लगा दो बस, बिना सोचे समझे। तो जब मैं फॉर्मूला लगाने जाऊंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारे बच्चों को अटका सकता है। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ठीक है, तो जो जो चीजें पता है रख दो। तो एरिया ऑफ रोम्बस तो नहीं पता, तो एरिया को वैसे लिखे रहने देते हैं, ठीक है। हाफ इंटू डायगोनल 1 पता है क्या? डायगोनल 1 सर, हाँ पता है सर, डायगोनल 1 कितना? 8। और डायगोनल 2 सर, डायगोनल 2 तो नहीं पता, दूसरा डायगोनल तो नहीं पता, वो तो निकालना है। अब एक बात बताओ, मैंने बताया कि अगर फॉर्मूले में कुछ निकालने को बोलते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ पता होना चाहिए, लेकिन क्या एरिया पता है अपन को? सर एरिया ऑफ रोम्बस तो पता ही नहीं है, तो डायगोनल कैसे निकलेगा? फिर से बोलता हूं, आराम से आराम से, लास्ट क्वेश्चन है, बस ध्यान दो, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। डायगोनल निकालने के लिए एरिया पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि बाकी सारी चीजें इधर जाएंगी, वैल्यू आ जाएगी, लेकिन ये एरिया कहां से आएगा? एरिया तो तब आता ना जब डायगोनल पता होता, तो एरिया हमको कहीं और से निकालना पड़ेगा। वो कहां से आएगा? कुछ हमने यूज नहीं करा है क्वेश्चन में, क्या? 4.8 सेंटीमीटर यूज नहीं करा है। अब चलो मैं आपको बता देता हूं यार, रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी तो होता है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी तो होता है, क्वाड्रिलैटरल भी तो होता है, सही बोल रहा हूं? तो अगर मैं रोम्बस को अगर ऐसा बनाऊं, इसी रोम्बस को ऐसा बना देता हूं, क्या दिक्कत है? ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ, समझ आ रहा है? ठीक है, तो रोम्बस की हम लोग को हाइट दी हुई है, राइट? हाइट दी हुई है मतलब क्या? रोम्बस की हाइट 4.8, मतलब ये पार्ट दिया हुआ है, इसको हम लोग 4.8 लिख सकते हैं, अच्छे से लिख देते हैं। हाइट मतलब 90 डिग्री पे करेगी, 4.8 सेंटीमीटर। और रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, सुनना ध्यान से, रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी होता है। क्या हम लोग को पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला पता है? हाँ सर, स्टार्टिंग में ही देखा था, पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ठीक है, क्या हमको बेस पता है? बिल्कुल पता है सर, सब कुछ 5 दिया हुआ है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, क्योंकि ये रोम्बस है। लेकिन रोम्बस पैरेललोग्राम होता है, लेकिन रोम्बस पैरेललोग्राम होता है, इसलिए रोम्बस में पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला लग गया। तो एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। तो एरिया यहां से कितना आ गया? बेस कितना? 5, हाइट कितनी? 4.8। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ये आ गया हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, या फिर एरिया ऑफ रोम्बस कह सकता हूं। क्या बात है, यही तो अटका था मैं। अगर मुझे कहीं से एरिया पता चल जाता, इस रोम्बस का ऑलरेडी एरिया कहीं और से मैं निकाल लूं, तो डायगोनल 2 निकाल लूंगा, और यही मैंने करा। कहां से निकाला एरिया? रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, ये चीज यूज करके। रोम्बस एक पैरेललोग्राम, ये तो है, ये चीज यूज करके। समझ में आ रहा है? मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स वाले चैप्टर में। देख रहे हो कैसे कनेक्ट होते हैं डॉट्स? बढ़िया, रख लो। एरिया की जगह हम रख लेते हैं 5 इंटू 4.8 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 8 इंटू D2। जो जो चीजें कट रही हैं, सॉल्व हो रही हैं, कर लो। हमको लगता है डेसिमल से डर, तो डेसिमल हटा के हमने यहाँ पे 10 लिख लिया। लगता है ना डेसिमल से डर? लगता ही है, सही बात है। 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है, और काट लेते हैं, वाइट से ही काटते हैं, चलो। 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा, तो इस साइड बचा 24। 2 1 जा 2 4 जा, ठीक है। इसको अब इधर करते हैं, जरा देखना। तो इधर बचा 24 इज इक्वल, उधर बचा 4 इंटू D2। तो 4 इंटू D2 मतलब D2 की वैल्यू निकालना है, डायगोनल 2 की वैल्यू निकालना है। कितना आ गया? 24/4, 4 6 24।
तो भैया तनिक डायगोनल 2 की वैल्यू आ गई कितनी, 6। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर्स। समझ में आया, इसकी वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग नहीं, मतलब मैं भी अटका था और कोई दिक्कत नहीं अटकने में, लेकिन अब सीख गए ना। समझना, फॉर्मूला लगाया, ये इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्मूला लगाया ये चीज, ठीक है। फॉर्मूले के बाद क्या, कहां फंसे हम लोग कि डायगोनल, दूसरा डायगोनल निकालने के लिए एरिया पता होना चाहिए, लेकिन एरिया कहां से पता चलेगा। एरिया हमने पैरेललोग्राम से निकाल लिया। सर पैरेललोग्राम क्यों, क्योंकि रोम्बस पैरेललोग्राम होता है ना, रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी होता है। तो मैंने उसमें पैरेललोग्राम का एरिया की फॉर्मूले से एरिया ऑफ रोम्बस पता कर लिया, पैरेललोग्राम के एरिया की फॉर्मूले से एरिया ऑफ रोम्बस पता कर लिया। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट, बेस तो पता है 5 और हाइट मुझे दी हुई थी 4.8। समझ में आया, क्लियर हुआ। ऐसे करने बबुआ क्वेश्चंस किसके, मेंसुरेशन चैप्टर के, ठीक है। अब इसी के साथ लास्ट स्लाइड खोल लेते हैं, जिसका नाम है, थैंक यू वेरी मच जो अभी तक बना हुआ है वीडियो में। मैं आप लोगों से मिलूंगा आप सेकंड वीडियो में, और बहुत मजे करने वाले, क्योंकि सेकंड वीडियो की तैयारी है भाई, अभी से तैयारी है। ये सब देखो देखो, सिलेंडर पढ़ेंगे इसकी मदद से, फिर इसकी मदद से क्यूबॉइड पढ़ेंगे, और बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि वही चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। नॉट टू से कि जो मैंने आज पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ सॉलिड शेप से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, और वो मैं पार्ट 2 में देखूंगा, क्योंकि आप समझ गए हो कि भाई पार्ट 1 में इतना टाइम लग गया, पार्ट 2 अभी से करवाता तो कितना टाइम लग जाता। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच जो अभी तक बना हुआ है, एंड इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन अपना अपना ख्याल रखो, और बस मैं चलता हूं अब, बाय बाय, टाटा।